नमस्कार साथियों, मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की कक्षा 9 की तैयारियां बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए हम लोग चला रखी है वन शॉट सीरीज। और इस वन शॉट सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 3 चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति का वन शॉट कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके डिटेल्ड लेक्चर्स भी अपने लिए यूट्यूब पर और ऐप पर दोनों पर अवेलेबल है। पर आज इस 1 से 1.5 घंटे के बीच में इस वन शॉट से आप पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। हर इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे जो आज आपको फ्रंट देखने को मिल रहा है, ये भी चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ। 18 साल क्यों दिखाई गई है? क्योंकि हम 18 साल के बाद वोट दे सकते हैं। और यहाँ पे महिला को दर्शाया गया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए बड़ा संघर्ष दुनिया के अलग अलग देशों में करना पड़ा है। गुरुजी, इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चुनाव क्यों, हमें चुनाव की क्यों आवश्यकता है, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, चुनाव हर देश में होते हैं पर भारत में कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है वो जानेंगे। फिर भारत में चुनाव क्या लोकतांत्रिक है या नहीं है? तो हम लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं या नहीं है। आप अध्याय 1 में लोकतंत्र के बारे में पढ़ करके आ चुके हैं, अध्याय 2 में भारत के संविधान के बारे में पढ़ करके आ चुके हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या भारत लोकतांत्रिक है या नहीं है और क्या जो भारत में चुनाव व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है या नहीं है। तो यहाँ पर एक दीदी आपको वोट देती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अपन शुरू कर देते हैं आज इस लेक्चर को, इस वन शॉट को। सबसे पहले अपन बात करते हैं परिचय या इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात आती है बच्चों, जब हम कहते हैं चुनाव, ये जिसे हम कहते हैं इलेक्शन, तो चुनाव का अर्थ क्या होता है पहले उसको जान लेते हैं। जब हम कह रहे हैं चुनाव, तो चुनाव का अर्थ यह है कि चुन प्लस आओ। मतलब चुन का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट कर लेना किसी को। और जब हम हमारे नेताओं को सिलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं और बोलते हैं आओ और देश को चलाओ, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? चुनाव कह रहे हैं। हम जब किसी भी चीज में से चयन करते हैं कि ये वाला नहीं ये वाला, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 2 मोबाइल फोन है, दुकानदार ने मुझे 2 मोबाइल फोन दिखाया और मैंने बोला साहब मैं ये वाला ले रहा हूं, तो मैंने इसका चुनाव कर लिया है। तो यहाँ पे चयन जब होता है, जब किसी चीज को चूज किया जाता है, तो हम उसको चुनाव कहते हैं। अब हम हमारे नेताओं को चुनते हैं कि देश को कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, राज्यों को कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा, हमारा सरपंच कौन बनेगा, हमारा पार्षद कौन बनेगा। इस प्रकार से हम चुनाव की बात करते हैं। हमारे देश में हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है, मतलब उसको चुनने का अधिकार है कि भाई आप कौन से नेता को चुनते हो और कौन से को नहीं चुनते। हर व्यक्ति को 3 वोट मिलते हैं हमारे देश में। कौन कौन से? सबसे पहला जो वोट मिलता है वो मिलता है बेटा केंद्र सरकार बनाने के लिए। केंद्र सरकार बनाने के लिए इस केंद्र सरकार में कौन कौन होता है? इस केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं और इनके जो मंत्री होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए और देश के मंत्री बनाने के लिए हम सब एक वोट डालते हैं, वो एक वोट यहां पर आ गया। दूसरा वोट होता है राज्य की सरकार बनाने के लिए। अब हम किसी ना किसी राज्य में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो वहां की सरकार है और वहां की सरकार में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और फिर मुख्यमंत्री के साथ जो बाकी मंत्री होते हैं वो होते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि भैया राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत जी है, यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ जी है, और फिर उनके साथ जो उनके मंत्री है वो होते हैं। और तीसरा एक और स्तर हमारे संविधान में जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। इस स्थानीय सरकार में गांव में किसको चुना जाता है? गांव में चुना जाता है सरपंच को। गांव में हम लोग चुनते हैं सरपंच को, और जो शहरों में जो लोग रहते हैं वो चुनते हैं पार्षद को। ठीक है, तो इस प्रकार से हर व्यक्ति को 3 वोट मिलते हैं। एक देश की सरकार बनाने के लिए, केंद्र सरकार बनाने के लिए जो कि पूरे देश पे शासन करेगी। एक अपनी राज्य की, जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य की सरकार बनाने के लिए वोट मिलता है। और एक आप जिस स्थान पर रहते हो, जिस गांव में, जिस शहर के एरिया में जहां रहते हो, वहां का सरपंच पार्षद चुनने के लिए आपको एक वोट मिलता है। तो हम 3 वोट लगभग हर 5 साल में करते हैं। अभी जो केंद्र सरकार की बात है, तो केंद्र सरकार के लिए जब चुनाव होंगे तो उसमें हमें संसद की चर्चा करनी पड़ेगी।
संसद, पार्लियामेंट। संसद वह स्थान होता है जहां पर हमारे चुने हुए नेता, जिनको हम लोग चुनते हैं, वो वहां जाते हैं, बैठते हैं, डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं और देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं। कौन सा कानून देश के लिए सही है, कौन सा गलत है, वो तय करते हैं। कौन सा कानून देश में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, पुराने कानून कौन से हटेंगे और कौन से नए कानून बनेंगे, तो वो निर्वाचित जो नेता है, जिनको जनता चुनती है, वो जाकर करके वहां बैठते। तो संसद एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे निर्वाचित नेता बैठते हैं और देश के लिए कानून निर्माण करते हैं। हमारे देश की संसद में 3 भाग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी। लोकसभा में टोटल 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में 243 सदस्य और राष्ट्रपति जी अकेले हैं। अब आज आप लोगों के सवाल ये है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप 2023 के अनुसार अभी राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति कौन है। अब जब देश में केंद्र सरकार बनती है तो हमें जो चुनाव में वोट डालते हैं वो लोकसभा के चुनाव में वोट डालते हैं। जैसे कि अब 2024 में चुनाव होने वाले हैं, 2024 के अप्रैल मई में चुनाव होंगे, तो लोग कहेंगे कि लोकसभा के चुनाव है। इन लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीतते हैं, उसकी सरकार बनती है। वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब केंद्र सरकार की बात आती है, केंद्र सरकार को चुनने की बात आती है, तो हम संसद की बात करते हैं। संसद में जो है चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं और फिर उसी से सरकार बनती है, मतलब उसी से प्रधानमंत्री और उसी से उनके मंत्री बनते हैं। राज्यसभा में जो चुना जाता है वो एक अलग तरीके से चुना जाता है। वहां पे डायरेक्ट हम जनता जो है, हम लोग वोट नहीं करते। वो एक अलग मुद्दा है जो कि आप कक्षा 11 में अगर आर्ट्स लेते हैं और राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो आपको बड़े विस्तार से वो चीज पढ़ाई जाएगी। जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो राज्य सरकार में राज्य विधानमंडल की बात आती है। राज्य विधानमंडल की बात आती है। राज्य विधानमंडल का मतलब जैसे पूरे देश के लिए संसद है, वैसे ही हर राज्यों के लिए क्या होती है, विधानमंडल होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं। एक है बच्चों विधानसभा, एक है विधान परिषद और जैसे राष्ट्रपति जी पूरे देश के लिए, हर राज्य के लिए राज्यपाल होते हैं। अब देखिए, ये जो विधानसभा है ये सभी राज्यों में है। 28 के जो 28 हमारे राज्य हैं उन सभी में है और हर विधानसभा में अपने अपने हिसाब से वहां के कैंडिडेट्स की सीट होती है। जैसे यूपी की विधानसभा में 403 है, राजस्थान की में 200 है, कहीं की में 60 है, कहीं की में 100 है, कहीं की में 150, इस प्रकार से। और पर ये जो विधान परिषद है ये सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है, तो इसलिए हमें इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस नहीं देना। अब जब भी हमें राज्य सरकार बनानी होगी तब वहां पे जो विधानसभा है राज्य की, उस विधानसभा के चुनाव की चर्चा होगी। उस विधानसभा में जो सबसे ज्यादा जीतेगा वो अपनी सरकार बना लेगा। स्थानीय सरकारों की अभी इतनी चर्चा है नहीं। स्थानीय सरकारों की जो ज्यादा चर्चा है वो कक्षा 10 में अध्याय 2 होगा संघवाद, जब मैं आपको वहां ज्यादा चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा जो फोकस है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर है। इसलिए सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं और फिर डिस्कस कर लेंगे कि विधानसभा के जो चुनाव है वो कैसे होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में, हर 5 वर्ष में लोकसभा के चुनाव होंगे बच्चों। अब लोकसभा में मैंने भी आपको कहा कि टोटल जो कुल सदस्य वो कितने हैं, 545 सदस्य। 545 सदस्य हैं। अब ये 545 सदस्यों में क्या होता है बच्चों कि जो 543 है इनको तो जनता चुनती है और जो 2 है उनको राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। मनोनीत का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति साहब खुद भेज देते हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। तो अब आप पूछोगे सर वो 2 स्पेशल व्यक्ति हैं कौन, तो उनको हम लोग कहते हैं बेटा ये एंग्लो इंडियन है। कौन है, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है कि अब आप सभी को पता है कि भारत पर अलग अलग यूरोप के देशों ने शासन किया। डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, तो वो जो यूरोपियंस आए और यूरोप के लड़कों ने, मतलब उनके वहां के लड़कों ने भारतीय लड़कियों से शादियां कर ली और उनके जो बच्चे हुए हैं वो बच्चे क्या कहलाते हैं, एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। मतलब यूरोपियन लड़का और भारतीय लड़की, फिर जो उनके बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो 2 एंग्लो इंडियन को चुन करके राष्ट्रपति जी भेज देते हैं। उनको कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता और कुछ नहीं करना पड़ता, उनको डायरेक्ट लोकसभा में बिठा दिया जाता है। पर अब ये सिस्टम हटा दिया गया है, परंतु अब इसकी जगह क्या होगा क्या नहीं होगा ये 2024 के चुनाव में पता चलेगा। पर अभी हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही इसको पढ़ेंगे। अभी जो 543 है, इन 543 को क्या करती है, जनता चुनती है।
अब 543 को जनता चुनती है तो कैसे सिस्टम होता है वो देखेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पूरा देश है, कौन है, ये हमारा पूरा कंट्री है, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूरे देश है। इस पूरे देश को हमने क्या करा, 543 भागों में बांट लिया। इस प्रकार से एक बार उदाहरण के तौर पर हमने 543 भागों में बांट लिया। अब 543 भागों में किस आधार पर बांटा है, जनसंख्या के आधार पर। जैसे उदाहरण के तौर पर इस वाले एरिया में 10 लाख लोग रहते हैं तो ये एक बट गया, फिर इस वाले एरिया में भी 10 लाख लोग रहते हैं, ये एक हो गया, फिर यहां पे 10 लाख लोग, ये एक हो गया। तो ऐसे करके जनसंख्या के आधार पर हमने बांट लिया और टोटल कितने भागों में बटा, 543 भागों में बटा। अब जैसे मैं मान लेता हूं भाई ये वाला है, ये वाला एरिया है। अब ये वाला जो इलाका है, इस वाले इलाके में 10 लाख लोग हैं और ये जो जगह है मान लीजिए कि गोरखपुर जगह है। गोरखपुर की जो जनता है, गोरखपुर यूपी में है, गोरखपुर की जनता को अपना नेता चुनना है जिसको लोकसभा में भेजना है। अब यहां पे जब चुनाव होगा तो कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, बीजेपी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, आम आदमी पार्टी भी उतारेगी। कैंडिडेट का मतलब उनका उम्मीदवार कि साहब आप बीजेपी की तरफ से लड़ो, आप कांग्रेस कहेगी आप हमारी तरफ से लड़ो, आम आदमी पार्टी कहेगी आप हमारी तरफ से लड़ो। ऐसे सब क्या करेंगे, अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब ये सारे उम्मीदवार क्या करेंगे, जनता के पास जाएंगे, हमें वोट देना, हम जीत गए तो ये काम करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे। फिर दूसरा कहता है जी नहीं हमें वोट देना, हम जीत गए तो हम अच्छा काम करेंगे। फिर ये 10 लाख लोग क्या करते हैं, वोट डालते हैं, वोट डालेंगे, वोट डाल दिया। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, जैसे मान लो कोई एक एक्स व्यक्ति है, उस एक्स व्यक्ति को ज्यादा वोट मिल गए, वो कहां पहुंच जाएगा, लोकसभा में पहुंच जाएगा, है ना। तो मतलब 543 सीटों का मतलब है 543 व्यक्ति, एक व्यक्ति यहां से पहुंच गया। हमने 543 भागों में भारत को बांटा था तो हर जगह से एक एक व्यक्ति जीत करके जाएगा, हर एरिया के 10 लाख लोग एक एक व्यक्ति को चुनेंगे। अभी जो चुना है ये इनका क्या हो गया, नेता हो गया। एक्स क्या है, इनका नेता हो गया। इनको कोई भी समस्या होगी लोकसभा में, एक्स बोलेगा कि साहब मेरे क्षेत्र के लोगों को ये समस्या है, कोई समस्या का समाधान चाहिए होगा, ये जनता इसको बोलेगी साहब हमारी समस्या का समाधान कराइए आप, बोले ठीक है मैं लोकसभा में आवाज उठाता हूं, ये व्यक्ति यहां पहुंच गया। अब ऐसे हर जगह से क्या हुआ, कैंडिडेट जीत करके आते गए और हर जगह पे कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उम्मीदवार उतारा होगा, बीजेपी ने भी उतारा होगा, अन्य जो दल है उन्होंने भी उतारा होगा। अब सरकार बनाने के लिए नियम ये कहता है, सरकार बनानी हो, सरकार बनाने का मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री उस पार्टी का हो, मंत्री उस पार्टी के हो। तो आपको अगर अपनी सरकार बनानी है तो उसके लिए नियम कानून ये कहता है कि जो टोटल है 545, इसका 50% से एक ज्यादा जीतने चाहिए, लगभग 274 आता है। मतलब जिस भी पार्टी के 274 से ज्यादा कैंडिडेट जीतेंगे या 274 जीतेंगे, वह पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। अब मतलब इन 543 में से कम 274 लोग एक पार्टी के होने चाहिए, तभी वो पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी। अब आज हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार में किसकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी कौन सी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के। तो इसी प्रकार से जब 2019 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी। मतलब क्या है, इन 543 में से 303 जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के जीत करके गए थे। 274 का आंकड़ा क्रॉस हो गया, इसलिए बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। तो लोकसभा में इस प्रकार से सरकार बनती है, फिर इनमें से प्रधानमंत्री बनाया जाता है, फिर इन्हीं में से मंत्री बनाए जाते हैं, मंत्री अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो इस प्रकार से होता है, हर व्यक्ति वोट डालता है और जो 543 ये और 2 ये जो लोकसभा में बैठे हुए हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। क्या कहेंगे, सांसद कहेंगे। और इंग्लिश में हम इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहेंगे। राज्यसभा के मेंबर को भी हम सांसद कहते हैं, उसको भी इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहते हैं। हमें राज्यसभा के चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है, इसलिए हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। ये लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार से जनता सरकार चुनती है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री और उसके मंत्री बनते हैं, ये तय कर लिया। अब हम विधानसभा की तरफ देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विधानसभा की। अब केंद्र की सरकार बन गई, अब हम बात कर लेते हैं राज्य की सरकार की। केंद्र की सरकार बन चुकी है, अब हम बात करेंगे राज्य की सरकार की। राज्य की सरकार में जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं उत्तर प्रदेश का। कहां का उदाहरण ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश की जनता खुद के लिए मुख्यमंत्री चुनना चाहेगी,
खुद के लिए मंत्री बनाना चाहेगी, उस राज्य के लिए काम करने के लिए। ठीक है, अभी केंद्र सरकार तो क्या कर रही थी, पूरे देश के लिए काम कर रही थी। वो जम्मू कश्मीर के लिए भी करेगी, वो राजस्थान के लिए भी करेगी, वो कर्नाटक के लिए भी करेगी, केरल, सिक्किम, पूरे देश के लिए काम करेगी। पर एक एक सरकारें स्पेशली अपने राज्यों के काम करने के लिए। तो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है ना बच्चों, यहाँ पर टोटल 403 सीटें हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे यूपी है, इस यूपी को अब क्या करा गया है, जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। अब जो जनसंख्या का रेशियो है वो और कम हो जाएगा। जैसे केंद्र में हमने जब लोकसभा की बात करें तो 10 लाख लोगों पर एक कैंडिडेट जीत करके गया, अब यहां पर 5 लाख हो जाएंगे, 6 लाख हो जाएंगे, 7 लाख हो जाएंगे। मतलब जितना पॉपुलेशन लोकसभा में कवर करा जा रहा उससे कम विधानसभा में कवर होगा। जैसे अपन एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, 5-5 लाख लोगों के हिसाब से, तो 5 लाख यहां आ गए तो एक एरिया ये बन गया, 5 लाख यहां, 5 लाख यहां, 5 लाख यहां, इस प्रकार से ये एरिया बनते जाएंगे। अब यहां पर इस वाले इलाके में अब यहां पर बीजेपी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, कांग्रेस भी उतारेगी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो भी यूपी में अपनी पार्टियां हैं वो सारी की सारी पार्टियां क्या करेंगी, कैंडिडेट उतारेंगी। अब यहां 403 जगहों पर, इन 403 जगहों पर कैंडिडेट जीत करके आएंगे। और 403 में से अब रूल यहां पर भी यही कहता है कि जो टोटल है, टोटल कितनी है, 403 है, इसका 50% +1। तो मैं कहता हूं कि 50% +1 का मतलब है 201 पॉइंट आधा, 202, लगभग टोटल 203 सीटें। अब जिस भी पार्टी को 203 सीटें मिल गई, मतलब जिस भी पार्टी के 403 में से 203 कैंडिडेट जीत करके चले गए हैं, वो क्या है, अपनी सरकार बना लेगी। जैसे अभी हाल फिलहाल में यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मतलब बीजेपी के 403 में से 203 कैंडिडेट जीत करके गए हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में टोटल 200 सीटें हैं विधानसभा की, वहां पर कांग्रेस की सरकार है और जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत जी हैं। तो 50% से ज्यादा जीतने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं। और विधानसभा में बैठने वाले विधायक को, बैठने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। हमारे चाचा विधायक हैं, सुना होगा ना। तो सांसद कौन होता है, जो देश के संसद में बैठता है, और विधायक कौन होता है, जो राज्य के विधानमंडल में बैठता है, विधानसभा में बैठता है। तो हम चुनावों में 3 बड़े चुनाव देखते हैं, केंद्र के लिए लोकसभा के चुनाव, राज्य के लिए विधानसभा के चुनाव, और स्थान के लिए स्थानीय चुनाव। पर स्थानीय चुनाव की भी हमें चर्चा करनी नहीं है, हमें चर्चा जो करनी है सिर्फ और सिर्फ केंद्र के लिए लोकसभा के चुनाव की, और राज्य के लिए हमें विधानसभा के चुनाव की चर्चा करें। तो विधानसभा के चुनाव किस प्रकार से हुए और लोकसभा के चुनाव किस प्रकार से हुए, ये जो बेसिक ओवरव्यू जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। अब अपन आगे चर्चा करते हैं और चैप्टर को बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं। जो बेसिक बात थी ना, वो बेसिक बात आपने समझ ली, अब आपको आगे कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे बड़ा सवाल जीवन में यह आता है कि चुनाव क्यों तो क्यों, क्या बिना चुनावों के देश नहीं चल सकता। हम कहते हैं कि हम चुनाव इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें हमारा नेता चुनना है, नेता चुन करके फिर सरकार बनाएंगे, और सरकार जब बन जाएगी तो वो क्या करेगी, देश को चलाएगी कि देश में क्या सही है क्या गलत है, कौन से विदेश के साथ हमें संबंध रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तय करने के लिए सरकार चाहिए, और सरकार के लिए चुनाव जरूरी है। पर क्या चुनाव के बिना सरकारें नहीं बन सकती, क्या देश नहीं चल सकता, तो ऐसे सवालों की चर्चा अपन करेंगे। सबसे पहले ये वाली एक कटिंग आपकी किताब में दे रखी है, इस कटिंग को थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूं। कहा गया कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव, हरियाणा में विधानसभा चुनाव मतलब हरियाणा में अपनी राज्य सरकार बनाने के लिए, हरियाणा का मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री बनाने के लिए। आधी रात के बाद का समय था, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही थी। तो आधी रात का समय था और जो भीड़ है वो काफी देर से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही थी। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे थे कि नेताजी बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते, उन्हें लगता कि हमारा नेता आ गया। और जिन्होंने पूरा आयोजन करवाया था वो जनता को कह रहे थे, अरे बैठो बैठो बैठो, आएंगे नेताजी, जरूर आएंगे। और फिर जैसे ही गाड़ी निकलती सबको लगता है अरे नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, नेताजी। फिर पता चला नेताजी नहीं है। फिर भीड़ को समझाया जाता, अरे आएंगे नेताजी, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये नेता कौन थे, ये नेता थे श्री देवीलाल चौधरी, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात के 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर चुनाव के बारे में जानना है कि चुनाव इतने महत्वपूर्ण क्या है, जिसके लिए
एक एक नेता 23 महीनों से, मतलब लगभग 2 सालों से लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये चुनाव क्या है वो जानेंगे। चलिए, तो यहां पर पहले हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव है उसका जो बेसिक यहां पे आपको समझाया गया वो देख लेते हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अखबार की खबर है। तो 1987 में राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे। 1987 में 1987 में राज्य के विधानसभा में चुनाव हुए। उस जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय के एक अखबार की कटिंग आपको यहां पे दिखाई गई है। अखबार में ऐसा छपा था और उसकी जो खबर है वो आपको यहां पे दिखाई गई है। कहां की है? हरियाणा की है। 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। देखिए, अब 1982 से किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो इनके विपक्ष के नेता, मतलब जो कांग्रेस के अपोजिट है, कांग्रेस के विरोध में है, वो नेता जिनका नाम है चौधरी देवीलाल जी, इन्होंने क्या चलाया? न्याय युद्ध चलाया। न्याय युद्ध, न्याय युद्ध मतलब क्या है? सबके साथ सही हो, तो इसके लिए क्या करना है? युद्ध करना। युद्ध कैसा? मतलब चुनाव में हमें जिताना है। अब देखिए क्या होता है, जिस भी पार्टी की सरकार होती है, जैसे कांग्रेस की थी, तो बाकी दूसरी पार्टी वाले क्या है? कांग्रेस का विरोध करेंगे, कांग्रेस गलत कर रही है, गलत कर रही है। जिस दिन दूसरों की बन जाएगी उस दिन कांग्रेस विरोध करेगी, सब ये गलत कर रही है, गलत कर रहे हैं। तो देवीलाल चौधरी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है वो अन्याय कर रही है, लोगों के साथ गलत कर रही है, इसलिए न्याय करना है, इसलिए न्याय युद्ध चलाया है। और इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था लोक दल। देखिए नाम से देखिए, लोक दल, लोक मतलब जनता, दल मतलब पार्टी। किसकी पार्टी है? बोले जनता की पार्टी। मेरी नहीं है, जनता की पार्टी है, आप लोगों की पार्टी है। लोक दल नामक से एक पार्टी इन्होंने बनाई। देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। देखिए, अब हरियाणा जो है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये बड़े जो जाने जाते हैं किसानों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही चौधरी देवीलाल जी भाषण देने लगे और उन्होंने अपने भाषणों में वादा किया कि जिस दिन भी कांग्रेस की सरकार हटती है और हमारी सरकार आती है, मतलब लोक दल की, आप लोगों की सरकार आती है, तो उस दिन सबसे पहले आते, अगर सबसे पहला काम होगा शपथ लेने के बाद, तो ये होगा कि सभी किसानों का, सभी मेरे छोटे किसान भाई बहनों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। जितना भी कर्जा आपने ले रखा है वो कर्जा माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि इन कर्जों के चक्कर में ही किसान क्या है? फांसी पे, फंदे पे झूल रहे हैं, उनको नहीं झूलने दिया जाएगा, सबका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। ये बात चौधरी देवीलाल जी कहते हैं। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। अब देखिए टोटल कितनी सीटें? 90। मतलब ये हरियाणा है तो हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया होगा? 90 भागों में बांटा गया होगा। और चाहिए, अब इसमें फॉर्मूला लगाऊं मैं, तो 90 का 50% प्लस 1, तो 90 का आधा हो गया 45 प्लस 1, 46 सीटें सरकार के लिए चाहिए। मतलब ये जो 90 कैंडिडेट जीत कर आए उनमें से 46 किसके होने चाहिए? लोकदल के होने चाहिए। पर लोकदल और लोकदल को समर्थन करने वाली जो पार्टियां थी, जो लोकदल के साथ थी, पार्टी तो अलग थी पर लोकदल के साथ थी कि नहीं साहब, चौधरी देवीलाल जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उन सब ने मिलाकर के 76 सीटें जीती और लोकदल ने अकेले 60 सीटें जीती। मतलब लोकदल अकेली 60 सीटें जीती है। चौधरी देवीलाल जी के जो कैंडिडेट उतारे गए थे उन 90 स्थानों में से 60 जगह किसके कैंडिडेट जीते, किसके उम्मीदवार जीते? चौधरी देवीलाल जी के जीते। और कांग्रेस के कितने जीते? सिर्फ और सिर्फ 5 ही जीत पाए, 5 ही सीटें मिली। चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। और 1991 में इस बार फिर उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। फिर वापस क्या है, 1991 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। ये हैं चौधरी देवीलाल जी, जो 1987 से 89 तक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और 89 से 91 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत रहते हैं। और फिर 2001 में इनका देहांत हो जाता है। ये चौधरी देवीलाल जी। चुनाव की जरूरत क्यों है? जैसे ये दीदी सोच रही है कि चुनाव की जरूरत है तो है क्यों, बिना चुनाव के भी हो सकता है। इतना बड़ा जो झमेला चलाया जा रहा है, 23 महीनों से तैयारियां चल रही हैं, इनकी सबकी आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है ये चुनाव? तो आइए जानते हैं कि चुनाव की जरूरत क्यों है। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर ले तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। देखो, अब चुनाव नहीं कराने, पहली बात तो ये समझो कि चुनाव करवाए क्यों जा रहे हैं। चुनाव इसलिए करवाए जा रहे हैं कि हम हमारा नेता चुन ले और वो नेता वहां जाकर के बैठे और देश के लिए निर्णय कर ले। जैसे मैंने क्या कहा कि संसद वह स्थान है जहां पर हमारे चुने हुए नेता जाते हैं और देश के लिए निर्णय लेते हैं कि कौन सा कानून सही है, कौन सा गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।
अब अगर हमने चुनाव नहीं कराया मतलब हमने नेता नहीं चुने, इसका मतलब यह कि सारे के सारे लोग, देश के सारे लोग रोज बैठ जाओ और डिसीजन करो कि भैया अब ये वाला जो काम है ये वाला काम गलत है, ये वाला काम नहीं करेंगे, देखो वो वाला देश है ना उसके साथ संबंध नहीं रखना। अब पहली बात तो ये सोचो कि इतने सारे वोटर्स हैं हमारे देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो क्या डेली सारे के सारे मिल पाएंगे? क्या नहीं मिल पाएंगे, बिल्कुल भी संभव नहीं है। मतलब अगर आप चुनाव नहीं करवाना चाहते हो तो जो काम नेता कर रहे हैं वो फिर सारे के सारे लोग करो, वो सारे के सारे करो। तो वो कैसा होगा कि सब मिलकर के बैठे और डेली डिसीजन ले? वो पॉसिबल नहीं है। हम घर के 10-20 लोग भी होते हैं, वो डेली नहीं मिल पाते कि हाँ साहब आओ बैठ करके डिसीजन लेते हैं, नहीं ले पाते। तो पूरी आबादी किस प्रकार से डिसाइड करेगी? तो अगर चुनाव नहीं हो तो तभी पॉसिबल है कि सारे लोग रोज साथ बैठे और डिसीजन ले कि देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा करना संभव नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया सब डेली अपना अपना काम धंधा छोड़ करके डेली बैठ जाए और तय करे कि देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए चुनाव जरूरी है, क्योंकि देश का शासन चलाने के लिए हमें नेताओं की आवश्यकता होती है, और नेताओं की जब आवश्यकता होती है तो सरकार बनती है और सरकार देश का शासन अच्छे से चला सकती है। देखिए दूसरी बात क्या है, अगर जैसे मान लीजिए कि सरकार नहीं बनी, देखो सरकार नहीं बनती, अगर चुनाव नहीं होते हैं और सरकार नहीं बन पाती, तो फिर एक चीज सोचो कि देश की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज तो जैसे अगर कुछ भी गलत हो जाता तो हम कह देते हैं कि मोदी जी की सरकार ने किया, अच्छा होता तो हम कहते हैं मोदी जी की सरकार ने किया, भारत सरकार ने ये काम किया। मतलब आज हमारे सामने कोई है जिसके लिए हम कह सके कि हाँ भाई सरकार ने किया है, ये नहीं किया। पर जब किसी को चुनेंगे नहीं तो फिर कौन गारंटी लेगा कि हाँ हाँ साहब देश में कभी भी अटैक हो गया तो दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाएगा, देश में जो गरीब है जो वंचित है उनका रखवाला हम रक्षा करेंगे? कौन गारंटी लेगा? कौन गारंटी लेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे? हम गारंटी लेते हैं। यहाँ नेता गारंटी तो ले रहे हैं, वो काम कर रहे हैं ना कर रहे हैं वो बात एक बात की, पर कर भी रहे हैं, गारंटी ले रहे, बन रहा है। भाई 47 के बाद भारत काफी तरक्की पे पहुंचा है। तो अगर चुनाव नहीं होंगे तो सरकारें नहीं बनेंगी, और सरकारें नहीं बनेंगी तो ये जो गारंटी वाला है बेटा फिर कौन लेगा? आजकल व्यक्ति खुद की गारंटी ले ले वही बड़ी बात है, दूसरों की तो बहुत दूर की बात है। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? तो अब ये बच्ची सोच रही कि गुरुदेव चलो चुनाव ठीक है, पर क्या चुनाव के बिना भी हम प्रतिनिधि चुन सकते हैं? क्या प्रतिनिधि बिठा सकते हैं? मतलब ये वोट ना डलाए पर हम हमारा नेता तय कर ले कि साहब ये हमारा नेता है। मतलब चुनाव नहीं करवाना, वोटिंग नहीं करवानी, पर हम तय कर ले कि साहब ये हमारा नेता है। कैसे? देखते हैं। चलो एक बार कल्पना कर लिया, अपन ने कल्पना कर लिया कि जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनाव हमने उम्र के आधार पर कर लिया और अनुभव के आधार पर कर लिया। जैसे मान लीजिए कि भैया हमने भारत को 543 भागों में बांट लिया। अब इस वाले एरिया में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, इन 5 लाख 10 लाख लोगों में से जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसको क्या करो भाई साहब, हाँ भेज दिया, ये अब हमारा नेता है, ये अब हमारा नेता हो गया। या जिसको बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव हो उसको भेज दिया कि हाँ चलो भाई तुम चले जाओ। पर मुझे एक बात बताइए, ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र के आधार पर, अनुभव के आधार पर कर लिया, ठीक है। पहली बात तो यहां पर फिर सरकार कैसे बनाओगे? सरकार कैसे बनेगी? क्योंकि वहां पर तो सरकार कैसे बन रही है कि 543 में से एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल के 50% से ज्यादा कैंडिडेट जीत करके आ जाएंगे, उम्मीदवार जीत करके आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी। जैसे बीजेपी के 2019 में 303 जीत गए, चाहिए 274 थे, जीत 303 गए, बीजेपी ने सरकार बना ली, मोदी जी बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री बन गए। पर अब ऐसे आप सारी जगह से सबसे बड़े उम्र वालों को लेकर के आ जाएंगे तो फिर सरकार कैसे बनेगी? कैसे 274 लोग एक होंगे कि चलो अपन सारे 274 लोग होकर के सरकार बना लेते हैं? बना ली, फिर कैसे तय करेंगे कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा? वो बोलेगा अरे साहब मैं सबसे बूढ़ा हूं, मैं सबसे बुजुर्ग हूं, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। तो ये तो थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं है ना, तो ये थोड़ी समस्या देखनी पड़ती है। या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। अब हम प्रतिनिधियों का जो है आधार बना दे शिक्षा या ज्ञान के आधार पर करें, तो शिक्षा और ज्ञान के आधार पर फिर एक बड़ा कंपटीशन हो जाएगा कि भाई सरकार में कौन प्रधानमंत्री, किसकी सबसे ज्यादा ज्ञान है, किसका सबसे ज्यादा शिक्षा है। सरकार बनाने में असमर्थता हो जाएगी अगर हम लोगों ने चुनाव करने बंद कर दिए या राजनीतिक दलों का जो सिस्टम है वो बंद कर दिया है। तो चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से बिना क्या प्रतिनिधियों को चुना जा सकता? बिल्कुल भी नहीं। ये उम्र के आधार पर, अनुभव के आधार पर ये पॉसिबल नहीं है। शिक्षा, देखिए शिक्षा एक बहुत अच्छी बात है, ये जरूर कर देना चाहिए कि हाँ साहब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़े, वो शिक्षा का आधार बन जाए, पर सिर्फ शिक्षा के आधार पर ही व्यक्ति को चुन करके भेज दिया जाए, वोटिंग ना कराया जाए, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। अब देखिए, जब है ना हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं साहब उम्र के आधार पे या इस आधार पे जीत करके भेज दो, ये नहीं। जब मतदाता, देखो क्या कहा गया, मतदाता, मत का मतलब क्या होता है? वोट,
और दाता मतलब देने वाला। जो वोट देने वाला है मतलब जो भी 18 साल से, भारत में 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति वोट डाल सकते हैं, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, चाहे वो किसी भी लिंग के हो, कैसा भी रंग हो, कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, भारत के किसी भी कोने में रहते हो, वो सबको वोट डालने का अधिकार है। बस शर्त इतनी सी है कि आप भारत के नागरिक हो और आप 18 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर होते आप वोट डाल सकते हो, और बाकी कोई स्टूडेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति एक मत एक समान, मतलब जो भी व्यक्ति वोट डालेगा उसका एक अकाउंट होगा। देश का सबसे बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति राष्ट्रपति वोट डालेंगे एक है, देश में कोई कर्मचारी वोट डालेगा वो भी एक है, देश का सबसे अमीर व्यक्ति वोट डालेगा तो भी एक ही गिना जाएगा, देश का सबसे गरीब व्यक्ति वोट डालेगा तो भी एक ही गिना जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति वोट डालेगा तो भी एक है, शहरी क्षेत्र का व्यक्ति वोट डालेगा तो भी एक है। मतलब सबका वोट एक है, सबके वोट की वैल्यू क्या कर दी, एक कर दी। ऐसा नहीं करा कि साहब अमीर है इसका तो एक वोट डलते मतलब इसने 10,000 वोट दे दिए, गरीब है ये तो, एक वोट का मतलब है तेरा 0.1 है, पूरा एक भी नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है, सबके वोट की एक ही वैल्यू है। अब जब मतदाता जो वोटर है वो वोट करता है ना, तो वो बहुत सारी चीजें सोच कर करके वोट करता है कि भैया ये हमारे क्षेत्र का विकास करवाएगा या नहीं करवाएगा, इसके मुख्य मुद्दे क्या है, जीतने के बाद ये क्या काम करवाएगा क्या नहीं करवाएगा, बहुत सोच समझ करके फिर वोट डालते हैं। और अगर हमने बिना वोटों के ही नेता को चुनने लग गए तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। देखो अब मतदाता क्या क्या सोचता है, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं कि जो अपने लिए कानून बनाए, अपना जो एरिया है उस एरिया के लिए कानून बने, अपने एरिया के लिए बढ़िया काम करे, यहाँ के लोगों के लिए अच्छा काम करे, यहाँ के लिए कुछ अच्छे कानून लेकर के आए जिससे कि यहाँ का विकास हो। तो अपने लिए कानून बनाने वाला कौन सा नेता है उसको चुनेगी जनता। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। अब देखिए जो सरकार बनाएगा, देखो सबसे जो ताकतवर है वो तो सरकार ताकतवर है। अब लोगों को लग रहा है कि हाँ साहब सरकार इसकी बन सकती है। जैसे अब बहुत सी बार क्या होता है, जो किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, मतलब किसी भी पार्टी के नहीं वो अलग चुनाव लड़े, ऐसे लोग बहुत कम चांसेस पर जीत कर करके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अकेला व्यक्ति जीत भी गया तो क्या हो जाएगा, सरकार तो बनने से रही, सरकार के लिए तो एक पार्टी के कम से कम 274 लोग चाहिए, ये तो अकेला है, तो इसको वोट देने से क्या मतलब। तो वो देखते हैं कि सरकार किसकी बन सकती है, जिसकी सरकार बन सकती है उसको वोट दिया जाए, क्योंकि सरकार जिसकी होगी उन एरिया में डेवलपमेंट विकास ज्यादा होगा। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, और सरकार और उनके द्वारा जो कानून बनाए गए उनका दिशा निर्देश करने वाली, मतलब उन निर्देशों को मानने वाली, उनको सही से फॉलो करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया लोग चुन रहे हैं इन तीनों में से। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इस किताब की जो शुरुआत करी थी वो लोकतंत्र से शुरुआत करी थी। लोकतंत्र में मैंने कहा था कि जनता की व्यवस्था है, जनता का सिस्टम है, और जनता की व्यवस्था, जनता का सिस्टम ये कहता है कि समुदाय का, समाज का, समाज मतलब मानव समाज जो देश में रह रहा है, उस समाज के अंतिम पायदान पे जो सबसे पिछड़ा है, सबसे गरीब है, उस व्यक्ति को भी सत्ता में भागीदारी मिले, उसको भी सरकार के पक्ष विपक्ष में बोलने का अवसर मिले, वो लोकतंत्र है। पर लोकतंत्र में अब हम ये भी देखते हैं कि आज पूरे विश्व में 100 से ज्यादा ऐसे देश है जहां लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र होने का अर्थ क्या है कि चुनाव, वोट डाला दिया जाए, ये लोकतंत्र है। परंतु आज ऐसे बहुत से देश है जो गैर लोकतांत्रिक है, पर वो वोट डलवाते हैं, पर क्या सच में वो लोकतंत्र हो गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर याद करिए अध्याय 1, जब हमने पढ़ा था कि 1999 में पाकिस्तान में सेना ने तख्ता पलट कर लिया था, और ये आदेश निकाला गया था कि साहब 2002 के बाद सारे जो राज्यों में है चुनाव होंगे, ठीक है, वहां पे जनता चुनाव करेगी, वोट डालेगी और वहां के अपने नेताओं को चुनेगी, परंतु जो सेना का अध्यक्ष होगा वो क्या कर सकता है, उन सारे फैसलों को पलट सकता है। मतलब जिन्होंने को जनता ने चुना उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और जिसको जनता ने नहीं चुना वही सबसे पावरफुल है। अब आप मुझे बताइएगा वो नेता कौन थे पाकिस्तान के जो 1999 में तख्ता पलट कर देते हैं। तो अब वहां पे वोटिंग करवाई गई थी, पर वो क्या सच में लोकतंत्र था? बिल्कुल भी लोकतंत्र नहीं था। आप उत्तर कोरिया में देखेंगे, उत्तर कोरिया में किम जोंग उन हर 5 साल में चुनाव करवा रहा है, पर वो कहता सिर्फ मुझे ही वोट डालना, दूसरे को डालने नहीं, खड़े नहीं होने देता दूसरों को खुद के, तो वो क्या लोकतंत्र है? नहीं। तो सिर्फ क्या वोट डालना ही लोकतंत्र है? क्या वोट डालना ही लोकतंत्र नहीं है। सच में जिन लोगों को जनता ने चुना है वो सच में शासन चलाए, वो सच में राज करे, ऐसा ही लोकतंत्र होता है, यही डेमोक्रेसी होती है। तो चुनाव को लोकतंत्र मानने के आधार क्या क्या है, किन आधारों पर हम कह सकते हैं कि जो चुनाव हुए हैं, इलेक्शंस हुए हैं, वो लोकतांत्रिक है, वो डेमोक्रेटिक है? कौन कौन से बेसिस ये तय करेंगे कि चुनाव लोकतांत्रिक है?
सबसे पहली बात, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है बच्चों राजनीतिक अधिकार मिलना। सबसे इंपॉर्टेंट है राजनीतिक अधिकार मिलना यहां पे। अब राजनीतिक अधिकार का मतलब है ऐसे अधिकार जो देश के शासन को प्रभावित कर सके, सरकार को प्रभावित कर सके, देश में क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा इस चीज को प्रभावित कर सके। तो इन राजनीतिक अधिकारों में क्या आता है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मत देने का अधिकार, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार। क्योंकि आप वोट डाल करके ही तय कर सकते हो साहब ये नेता ठीक है और ये वाला ठीक नहीं है, इस वाले को वोट देना है इस वाले को वोट नहीं देना। तो मतदान से आप चुन सकते हो, ठीक है। 5 सालों के उस दौर में जो नेताजी बड़े बड़े एसी के कमरों में बैठा करते हैं, ये मत की वैल्यू बेटा, इस वोट को हल्के में मत लो। ये वोट इतना कीमती है, जो नेताजी एसी के कमरे में बैठा करते हैं वो चुनाव के समय में जनता के पैरों में नजर आते हैं, वो हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। ये मत की वैल्यू है, वोट की वैल्यू है, ये वोट का अधिकार। इसके अलावा वोट देने का तो अधिकार हो ही हो, पर जैसे मान लो मुझे वोट देने का तो अधिकार है पर चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए। अब किम जोंग उन में लोगों को वोट देने का अधिकार है पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, तो गलत बात है। तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए, राजनीतिक दल बनाने का भी अधिकार होना चाहिए। क्योंकि बिना दल बनाए तो आप सरकार ही नहीं बना सकते। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, चाइना में है ना, चाइना में चुनाव लड़ने का अधिकार है पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल है। आपने पढ़ रखा है चैप्टर 1, उसी साम्यवादी दल से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, कोई बाकी दूसरा दल है ही नहीं। मतलब सरकार हमेशा किसकी रहेगी, साम्यवादी दल की ही रहेगी। तो मतदान का अधिकार मिले, चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, दल बनाने का अधिकार आपको मिलने चाहिए। तो सबसे पहला तो लोकतांत्रिक मानने का अधिकार यही है कि किसी को भी मताधिकार हो, सबको मताधिकार हो, उसकी एक एज फिक्स कर दी जाए। जैसे कि पहले हमारे 21 साल थी जब संविधान बना, उसके बाद फिर इसको घटा करके 18 साल कर दी। देश की सरकार को, देश की संसद को लगा कि अब बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं और इनको वोट का अधिकार दे देना चाहिए, तो 18 साल में वोट का अधिकार हो गया। ये वोट का अधिकार मिले और उसके साथ मत का समान मोल हो, मतलब हर वोट की जो वैल्यू है वो सेम रहे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई वोट डाले तो वो 5000 में काउंट हो रहा है और कोई वोट डाले तो उसका 1 काउंट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो, वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। अब चुनाव में विकल्प होना चाहिए। विकल्प का मतलब क्या होता है, ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि उत्तर कोरिया में किम जोंग उन है, वो वोट डलवाता है, सबको कहता है वोट डालो, बिल्कुल डालो, पर ऑप्शन नहीं छोड़ा, मुझे ही डालना है वोट। फिर ये क्या लोकतंत्र है क्या भाई? जब आपको ही डालना है तो फिर डलवाना क्यों? आप कह रहे हो कि आप कोई जीतना है तो फिर जीत जाओ। वोट डलवाने का अर्थ क्या है? विकल्प उपलब्ध होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। सबसे बढ़िया है इसमें भारत की बात देखिए, भारत में आज 750 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर है बेटा, 750 से ज्यादा राजनीतिक दल है। लोगों के पास कितना विकल्प है, कितना ऑप्शन है। इसको कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, बीजेपी नहीं तो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं तो बसपा, सपा, एक्स वाई जेडयू, बहुत सारी पार्टियां, किसी के भी कैंडिडेट को हम लोग जीता सकते हैं। विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। चुनावों में, चुनाव का मतलब क्या होता है, चयन होता है बेटा, और चयन जब कुछ ऑप्शन होंगे तभी तो करोगे। आज कोई मुझे बोले ये वाला फोन देख लो, अब भाई ये वाला है तो इसी को देखना है, पर कोई 3-4 फोन रखे फिर बोलो हाँ साहब इसमें से मैं चुन सकता हूं, वो लोकतंत्र है। ऑप्शन होना जरूरी है, विकल्प उपलब्ध होना जरूरी है, ये लोकतंत्र की पहचान है, ये डेमोक्रेसी की पहचान है। तो पार्टियां और उम्मीदवार हमेशा चुनाव में उतारने की आजादी हो और मतदाताओं के लिए वो विकल्प पेश करें। ये देखो साहब ये वाला जो कैंडिडेट है ना, ये वाला कैंडिडेट बहुत अच्छा है, इसको वोट करिएगा, ये आपके एरिया का, आपके इस जगह का विकास करेगा। तो सबको मताधिकार हो, चुनावों में विकल्प उपलब्ध हो, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। अब चुनाव का जो अवसर है वो नियमित अंतराल पर मिलता है, ऐसा नहीं है अब चुनाव हो गए फिर भूल जाओ कब होंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा नहीं। एक नियमित अंतराल, नियमित का मतलब क्या था, रेगुलर। रेगुलर का मतलब ये भी नहीं रोज चुनाव कराओ ये भी नहीं, मतलब एक फिक्स टाइम कर लो, उस फिक्स टाइम के बाद चुनाव होने ही होने चाहिए। जैसे कि भारत में कितना समय है, 5 वर्ष का समय, कि भैया 5 वर्ष के बाद चुनाव करवाने ही करवाने हैं। लोकसभा के चुनाव कितने सालों के बाद होंगे, 5 सालों के बाद होंगे। विधानसभा के चुनाव कितने सालों के बाद होंगे, 5 सालों के बाद होंगे। देश के राष्ट्रपति के चुनाव कितने सालों के बाद होंगे, बोले 5 सालों के बाद होंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव कितने सालों के बाद होंगे, बोले 5 सालों के बाद होंगे। उसके बाद सरपंच पार्षद के चुनाव कितने सालों बाद होंगे, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद चुनाव कराने ही कराने हैं। मतलब अब मान लीजिए मैंने इस बार किसी नेता को चुन लिया और वो नेता ठीक नहीं है, तो मेरे पास 5 साल बाद वापस मौका आ रहा है, मैं 5 साल बाद उसको चेंज कर दूंगा। तो ये जो नियमित चुनाव के लिए अंतराल है, यह आवश्यक होना चाहिए और हर कुछ वर्षों में लोगों को अवसर मिलना ही चाहिए।
लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। अब लोग जिसे चाहते हैं वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई हेराफेरी नहीं होनी चाहिए कि जनता ने चुना एक्स को है और कैसे चीटिंग कर करके दिखा दिया कि साहब वाई जीत गया, लो वाई विनर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग का अर्थ क्या है? स्वतंत्र का मतलब यह है कि जो चुनाव में किसी को ऐसा ना हो, चुनाव कराने वाले जो भी लोग हों वो ऐसा नहीं हो कि एक्स और वाई खड़ा हुआ बोले नहीं साहब एक्स को जिताना, एक्स को वोट देना, एक्स को वोट देना, वो बोले नहीं वाई को वोट देना, ऐसा नहीं। स्वतंत्र होने चाहिए। जनता को बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए कि साहब हाँ किसी को भी देना दो। सरकार चुनाव कराने वालों पे किसी प्रकार का दबाव ना बने, बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए। अब हमारे देश में चुनाव कौन कराता है? कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या जिसे हम क्या कहते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संस्था है जिसका काम यह है कि भैया आपको चुनाव कराने, आपको इलेक्शंस कराने। और इस भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। वो ना तो सरकार के दबाव में है, ना जनता के दबाव में, ना किसी नेताजी के दबाव में, वो बिल्कुल फ्री है, वो आराम से चुनाव करा सकते किसी के। निष्पक्ष का मतलब ये कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इसने कोई गलती कर दी तो चुनाव आयोग इसको कुछ नहीं कह रहा, कर ले। उसने गलती कर दी, कैसे गलती कर दी, चलो तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम वोट नहीं दे सकते, तुम्हें वोट देने का नहीं है, तुम दे दो, तुम तो 4 एक्स्ट्रा डाल दो, ऐसा नहीं। निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा जो काम है वो होना चाहिए, जिससे कि लोग सचमुच में अपनी इच्छा जो है वो व्यक्त कर सके और अपनी इच्छा वाले व्यक्ति को ही चुन सके। नोट, ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनाव में इन शर्तों का भी पूरा नहीं किया जा सकता। अब ये शर्तें बहुत आसान लगती है, अरे यार क्या चुनाव में विकल्प उपलब्ध करवाना है, वोट का एक मत रखना है, सबको वोट का अधिकार देना है, स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो, ऐसा बहुत आसान लग रहा है पढ़ने में, कहने में। पर ये बहुत से देशों में तो ये शर्तें भी पूरी नहीं होती है। ये शर्तें भी बहुत से देशों में पूरी नहीं हुई। ये एक तस्वीर आपको दिखाई है लोगों के द्वारा मतदान की, वोटिंग की, कि लोग मतदान कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? अब हम लोगों ने ये देखा कि जो चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, ये चुनाव में एक राजनीतिक दल के लोग दूसरे राजनीतिक दल वालों के साथ क्या कर रहे हैं? प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से कंपटीशन कर रहे हैं कि नहीं साहब देखो हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, वो बोलो चुप हो जाओ, हमारी वाली अच्छी है। फिर तीसरा बोलो तुम दोनों भगवान ऐसे, हमारी वाली अच्छी है। ये जो कंपटीशन चल रहा है, और कहीं ना कहीं कभी कभार क्या होता है, ये जो कंपटीशन चलता है ना, ये कंपटीशन थोड़ा सा गंदा रूप भी अपना लेता है। किसी सामने वाले को मारना, डराना, मतदाता को वोटर्स पर दबाव बनाया जाता है कि साहब आप हमें वोट देना, नहीं तो देख लेना गलत हो जाएगा, या पैसों से लालच दिया जाता है। इस प्रकार के काम किए जाते हैं। पर सवाल यह है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? क्या ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है ये अच्छी चीज है? देखो, अगर साफ सुथरा अच्छा कंपटीशन होता है तो वो तो जरूरी है बेटा। आज मान लीजिए आपकी क्लास में आप एक अकेले बच्चे हो, टीचर ने टेस्ट लिया, आपके 50 में से 1 नंबर आया, आप तो क्लास के टॉपर हो भाई। आपको कैसे पता चला कि आपकी परफॉर्मेंस सही है या नहीं? पर फिर कल को क्लास में 10 बच्चे आए, 10 में आपने देखा मेरे 50 में से अभी 20 आए, और 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 50 में से 50 भी आए, और 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो 20 से ऊपर भी है, अपने खराब नंबर। फिर आप सुधार करोगे, सुधार करते करते कंपटीशन से तो पता चलेगा ना कि आप किस स्थिति पे खड़े हो, किस स्थिति पे नहीं खड़े हो। तो कंपटीशन तो जरूरी है। चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। देखो, चुनाव का मतलब ही है कि राजनीतिक प्रतियोगिता है, कंपटीशन और प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन है। भाई चुनाव का मतलब ही क्या है कि हम कह रहे हैं कि ये वाला या ये वाला, इन दोनों में से मैं किसी एक को चुन लूंगा। कंपटीशन है दोनों में। भाई जैसे आज मान लो कि अपन मोबाइल लेने जाते हैं, उसने 3 कंपनियां दिखा दी, एक्स वाई जेड, और ज्यादातर जो पब्लिक है वो वाई कंपनी का मोबाइल लेकर के जाती है। तो अब ये सारे दुकानदार जब बोलेंगे कि यार नहीं वाई की बहुत डिमांड है, तो एक्स कंपनी और जेड कंपनी देखेगी यार वाई ऐसा क्या दे रहा है जो अपन नहीं दे रहे, वो सुधार करेंगे, फिर धीरे धीरे एक्स और जेड की भी डिमांड बढ़ेगी। तो कंपटीशन से तो पता चला ना कि भैया हमारी चीज में कमी है, सुधार करो, फिर अपनी डिमांड बढ़ाओ। तो प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता चुनाव का ही अर्थ है। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप सवाल उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेईमानी हो जाएंगे। अगर किसी प्रकार का कोई कंपटीशन ही नहीं रहे तो फिर चुनाव तो बेईमानी हो जाएंगे, मतलब एक प्रकार से नाम मात्र के हो जाएंगे। कोई चुनाव में चुनाव बचेंगे क्या? फिर वो चुनाव थोड़ी रहेंगे। मतलब उम्मीदवारों के बीच में किसी प्रकार की कोई प्रतिद्वंदिता ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, तो फिर काहे के चुनाव भैया? वो बोले हाँ ठीक है देख ले, तुम जीत लो इस बार, अगली बार हम जाएंगे। कॉम्पिटिशन होना तो जरूरी है। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज है?
चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान भी दिखते हैं, पर देखिए चुनावी जो प्रतिद्वंदिता है इसमें कुछ स्पष्ट नुकसान भी दिखते हैं। क्या क्या स्पष्ट नुकसान है? इससे हर बस्ती हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। अब देखो क्या होता है, आगे एक पॉइंट और देखिए, आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, जब चुनाव होता है तो हर पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है। अब उससे क्या होता है, हर बस्ती में, हर एरिया में, यहाँ तक कि परिवारों में भी बंटवारा हो जाता है। कुछ लोग, 4 लोग हैं वो एक्स पार्टी का समर्थन करते हैं, 4 लोग हैं वाई पार्टी का समर्थन करते हैं। तो एक तो इसमें हमें क्या है, थोड़ा सा समाज में बंटवारा सा देखने को मिलता है, थोड़ा सा विभाजन सा देखने को मिलता है कि समाज पार्टियों के नाम पर भी क्या है, विभाजित हो जाता है। और कुछ तो इतने ज्ञानी लोग होते हैं कि पार्टियों के नाम पे लड़ भी पड़ते हैं, ये दिमाग खराब है, हमारी सरकार थी ये करा, वो नहीं हमारी सरकार थी तो उसने ये करा, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, रिश्ते खराब कर लेते हैं। तो सामाजिक विभाजन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभार कोई भी पार्टी, देखो जो पार्टी बनाई जाती है ना, राजनीतिक दल बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है? चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव क्यों लड़े जा रहे हैं? सरकार बनाने के लिए, कि साहब 50% से ज्यादा हमारे कैंडिडेट जीत करके जाए और हम सरकार बनाए, और फिर पूरे देश में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम तय करेंगे। ऐसे राज्यों में सरकार बनाना मुख्य उद्देश्य है। तो जब चुनाव में कोई भी कैंडिडेट लड़ता है, कोई पार्टी लड़ती है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य रहता है, कैसे भी करके चुनाव जीत जाऊं भैया, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना करके चुनाव जीत जाऊं। तो वो अपने ऑपोजिशन में कोई व्यक्ति होता है उसके साथ थोड़ी मारपीट भी करवा देते हैं। जो मतदाता होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनको खूब पैसा देते हैं कि साहब आप हमें वोट दीजिएगा। उनको डराने धमकाने के भी काम करते हैं। एक व्यक्ति से 3-3 4-4 वोट भी डलवा देते हैं। तो इस प्रकार का ये जो पार्टी की जो पॉलिटिक्स होती है, जिसको अपन गंदी पॉलिटिक्स या डटी पॉलिटिक्स कहते हैं, वो होती है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभार क्या है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भी उकसाते हैं कि साहब देखो है ना, इस जाति के वोट हम हैं, इस जाति के लोग हमें ही वोट दें। तो इस प्रकार की जो बातें वो देखने को मिलती है, जो कि नुकसान है थोड़े से इस कॉम्पिटिशन के। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? देखो, अब आपको ये जो सारी बातें देखने को मिल रही है कि इस प्रकार का कंपटीशन, इस प्रकार का कंपटीशन, ये सब जब हमारे संविधान निर्माता संविधान लिख रहे थे, उनको भी चीजें दिख रही थी कि हो सकता भी ऐसा हो जाए, ठीक है, परंतु उनको आने वाली पीढ़ियों पर विश्वास था कि वो एक अच्छे सच्चे और उम्मीदवार नेताओं को चुनेंगे। पर चलो हम ये मान लेते हैं कि ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है कि समाज में विभाजन हो जाता है, लोग लड़ लेते हैं, जाति धर्म के नाम पे उकसाया जाता है, गरीब और जो वोटर्स होते हैं उन सबको क्या है, खूब पैसे में खरीदने की कोशिश होती है, प्रलोभन दिया जाता है, डराया जाता है, ऐसी। तो ये जो वास्तविकता है, इनका सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। तो एक तरीका तो क्या, जो राजनेता है उनके ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है, कि जो राजनेता है, जो पॉलिटिशियंस है, उनके ज्ञान में और चरित्र में बदलाव और सुधार लेकर के आना चाहिए। एक्चुअल में देखिए, हमारा देश का जो संविधान है ना, उस संविधान की जो पहली पेज है, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, आप चैप्टर 2 में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसकी प्रथम पंक्तियां क्या है? हम भारत के लोग। सबसे ऊपर अगर देश में कुछ है तो वो देश का संविधान है, ठीक है, सबसे ऊपर, सरकार से ऊपर, सबसे ऊपर। और वो संविधान ये कहता है कि हम भारत के लोग, सबसे पहले जो है वो भारत के लोग हैं। तो ये भारत के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे लोगों को चुने, जिससे कि वो देश को सही मार्ग पर, सही पथ पर लेकर के जाए। अच्छे लोगों का मतलब क्या है? शिक्षित लोगों को चुने, पढ़े लिखे लोगों को चुने। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं कि नहीं साहब ये मेरी जाति का इसलिए वोट दे दूं या ये मेरे धर्म का इसलिए वोट दे दूं, नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने। ऐसे व्यक्ति को चुने जो सच में ईमानदार हो, जो एक एक रुपए का हिसाब जनता तक पहुंचाए, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। जो ईमानदारी से काम करे, जो शिक्षित हो और जो सबके लिए विकास का काम करे, किसी खुद की जाति के लिए, किसी उसके लिए नहीं, सबके लिए काम करे, एरिया में विकास के कार्य करे, ऐसे व्यक्ति को हम लोग चुने। तो मतलब राजनेताओं में ज्ञान और चरित्र आधार होना चाहिए, ये आधार होना चाहिए। और अब भी पर एग्जैक्टली जो हम आज के समय पॉलिटिक्स देखते हैं, उसमें क्या देख रहे हैं कि साहब जो अपराधी है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिनका खूब पैसा है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जब गरीब व्यक्ति तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, वो तो राजनीति में पहुंच ही नहीं सकता। तो ये थोड़े से चिंता के विषय है। तो राजनेताओं में के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार होना चाहिए। दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। दूसरा क्या है कि जो राजनेता लोगों की सेवा करे,
मतलब जनता की सेवा करे, ऐसे लोगों को तो पुरस्कार मिले। जनता की सेवा का मतलब ये नहीं है कि नेताजी रोज घर पे रात को आकर के पैर वैर दबा करके जाए, सिर वैर दबा करके जाए। जनता की सेवा का मतलब है जनता जो काम कहती है वो पूरे करे। सड़क बनवाने के लिए कह रही तो सड़क बनवाए, हॉस्पिटल के लिए तो हॉस्पिटल, स्कूल के लिए तो स्कूल, जो जनता कहती है तो वैसा काम करे, वो सेवा है। और जो ऐसा काम ना करे उनको दंडित करे। पर ये तय कौन करेगा कि किसको क्या पुरस्कार देना और किसको नहीं देना, और किसको दे किसको नहीं दे? तो ये कौन तय करेगी? मालिक तय करेंगे। और मालिक कौन है? लोकतंत्र में मालिक कौन होता है? मालिक होते हैं आप और हम, मतलब देश की जनता। जनता खुद तय करे साहब इसने बहुत अच्छा काम करा, इसने काम करा है, मतलब इसी को क्या है अगली बार वापस जिताना है। और ये पहले जीत करके गया था, इसने कुछ ही काम नहीं करा, इसको हराओ इस बार भी, इसको नहीं। जनता ही तय करेगी किसको पुरस्कार देना है और जनता ही तय करेगी किसको दंडित करना है। देखिए, नेता को बड़ा नेता जो बनाती है ना, वो जनता ही बनाती है। जनता ही सर आंखों पर बिठाती है और जनता ही उसको जय जयकार करवाती है और जनता ही उसको बड़े से बड़े पदों तक पहुंचाती है। चलिए, यहां तक हमने चुनाव की बात कर ली। ये बेसिक सी बात है कि हम चुनाव की आवश्यकता क्यों है, चुनाव की आवश्यकता क्यों है, उसमें प्रतिद्वंदिता क्यों है, ये सारी बातें हमने जानी। अब हम लोग बात करेंगे कि चुनाव की हमारी जो प्रणाली है, हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम क्या कहता है। ठीक है, हमारा सिस्टम क्या है चुनाव का, हमने तो जान लिया क्या है चुनाव भी अलग अलग तरीकों से होते हैं, अलग अलग प्रकारों से होते हैं। चुनाव के कम से कम आप कह सकते हैं कि 4 से 5 तरीके हैं जिन तरीकों से चुनाव होते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव में और राज्यों की विधानसभा के चुनाव में जो तरीका अपनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो अपनाया जाता है जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट वही विजेता। ये एक तरीका है जिसके बारे में आप बड़े विस्तार से अगर कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान लेते हैं तो आपको पढ़ने का अवसर मिलता है। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक एरिया में से टोटल 100 लोग वोट करने वाले थे, ए खड़ा हुआ, बी खड़ा हुआ, सी, डी, ये 4 लोग खड़े हुए, अलग अलग पार्टियों के खड़े हुए। अब ए को जो वोट मिले वो 25 मिले, बी को जो वोट मिले वो 30 मिले, और सी को जो वोट मिले वो 31 मिले, और इसको जो वोट मिले मान लीजिए 29 मिले, और बाकी अगर कोई बाकी रह गया हो, एक्स्ट्रा चला गया होगा, तो आप इसको 120 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन तीनों के बीच में एक एक का ही अंतर है, पर सबसे ज्यादा इसको मिला, चाहे एक ही ज्यादा क्यों ना मिला, तो क्या हो जाएगा? सी विनर हो जाएगा। जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे वही विजेता कहलाएगा। तो हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो इस प्रकार की है। और अब देखिए आगे की कहानी। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। तो हमारे यहाँ पे लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव क्यों है? केंद्र सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री बनाने के लिए। विधानसभाओं के चुनाव क्यों है? क्योंकि हमारे राज्य की सरकार बनाने के लिए। ठीक है, हमारे राज्य की सरकार बनाने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री और उनके मंत्री बनाने के लिए। इन दोनों के जो चुनाव है वो हर 5 साल बाद होते हैं। कितने साल बाद होते हैं? 5 साल बाद होते हैं। जैसे कि लोकसभा के जो चुनाव है वो 2019 में हुए थे, अब 2024 में होने वाले हैं। विधानसभा के सभी राज्यों के जो है अलग अलग समय पर होते हैं। जैसे कि मैं अब आपको बताऊं, राजस्थान के 2018 में हुए थे, अब 2023 में होने वाले हैं। ऐसे ही राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले हैं। यूपी में 2017 में हुए, फिर 22 में हुए, अब 27 में होंगे। तो राज्यों की विधानसभाओं का अलग अलग होता है। वैसे अब भी सरकार कोशिश ये कर रही है कि लोकसभा और विधानसभा सबके चुनाव एक साथ ही हो जाए, एक साथ ही हो जाए, फिर पूरे 5 साल तक जनता भी फ्री और सरकार भी फ्री, और वो अच्छे से काम करे और जनता उनके काम पे निगरानी रखे। फिर 5 साल बाद फिर सारी जगह एक साथ चुनाव हो। मैं आपको बता दूं, जब शुरू में भारत आजाद हुआ था तो 1952 से लेकर करके 1967 तक जो चुनाव हुए ना बच्चों, 1967 तक चुनाव हुए, साथ साथ ही होते थे। लोकसभा के और विधानसभा के साथ साथ ही होते थे। लोकसभा का लोग जहां वोट डालने जाते थे तो एक लोकसभा के लिए डालते थे और एक विधानसभा के लिए वोट डाल दिया करते थे। तो यह है, पर अब वो होगा नहीं होगा वो आगे की बात है। पर अभी तो यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब देखिए 5 साल के बाद क्या होगा, सभी जो प्रतिनिधि चुन करके गए थे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ये जो 543 लोग जनता ने चुने, ठीक है, ये 543 लोग एक साथ गए थे, मतलब जैसे मान लीजिए सारे के सारे लोग 2019 में चुन करके गए थे। अब इनका 2024 में सबका जो कार्यकाल है, सबका जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा। ये सबका जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा। चाहे एंग्लो इंडियन है उनका भी टाइम खत्म हो जाएगा। 545 जो पूरे के पूरे हैं वो सबका टाइम खत्म हो जाएगा। एक साथ आए थे, एक साथ चले जाएंगे। अब वापस से 543 सीटों के लिए फिर से चुनाव होंगे, फिर वो 5 साल रहेंगे, फिर चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार चुनाव के प्रकार। अब देखिए चुनाव 2 प्रकारों के होते हैं। एक होते हैं बच्चों आम चुनाव, जिनको हम कहते हैं जनरल इलेक्शन, और दूसरे हैं बेटा उपचुनाव, जिनको हम लोग कहते हैं बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन
और इसको हम लोग कहते हैं जनरल इलेक्शन। बाय इलेक्शन और जनरल इलेक्शन आम चुनाव और उपचुनाव। लोकसभा और विधानसभा आप भंग हो जाती है, लोकसभा और विधानसभा आप भंग हो जाती है। भंग होने का मतलब क्या है, वो डिसॉल्व हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। इसका मतलब जो चुने हुए नेता आए थे उन सभी का समय पूरा हो चुका है। इसका मतलब जैसे यहाँ पर 545 लोग हैं तो वो 545 2019 में आए थे, अब 5 साल हो गए हैं भैया, आप सभी का टाइम पीरियड खत्म, लोकसभा बंद, अब आप वापस से सब चुनाव लड़ो, जो नए नए जीत करके आएंगे वो बैठेंगे। ठीक है, विधानसभा में जैसे उदाहरण यूपी का ले, यूपी की विधानसभा में 403 कैंडिडेट है, 2022 में चुनाव हुए, जीत करके आए, बैठ के 27 में आते टाइम खत्म, विधानसभा बंद करो, वापस चुनाव लड़ो, जो जीत करके आएगा वो बैठेगा। इसको कहते हैं लोकसभा और विधानसभा का भंग हो जाना। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। फिर जैसे 543 जगह था, अब वहां सारे जगह एक साथ चुनाव होंगे, एक दिन हो जाएंगे या एक टाइम पीरियड पर हो जाएंगे। जैसे अब मान लो कि जैसे एक महीने के लिए बोला, चुनाव आयोग ने बोला कि 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में क्या होगा, चुनाव होंगे, अब हो जाएंगे। पर वो सारे का जो रिजल्ट आएगा वो सबका एक दिन आएगा और फिर वो एक दिन ही सारे साथ जाकर के वहां बैठेंगे। उपचुनाव क्या होते हैं, कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है। अब जैसे मान लीजिए कि भैया यहां से इस वाले स्थान से जो व्यक्ति एक्स व्यक्ति था वो जीत करके गया, वो व्यक्ति जीत करके गया, पर 2 साल पूरे होने के बाद ही 2 साल के बाद ही क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, भगवान ये सोच देखेगा चलो भाई 5 साल टाइम पूरा कर लें तो फिर 5 साल बाद ही बुला लेंगे, ऐसा तो नहीं है, मृत्यु हो गई। अब 3 साल तक उस एरिया का नेता कौन रहेगा, और संविधान ये कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, स्ट्रिक्ट ये आदेश है। विधानसभा लोकसभा भंग हो जाए 6 महीने के अंदर चुनाव करा लो, किसी की डेथ हो जाए 6 महीने के अंदर चुनाव करा लो। अब यहां पर 2 साल का भी तो 3 साल बाकी है, तो फिर क्या करेगी चुनाव आयोग, उस एरिया में यहाँ के लोगों को वापस वोट करवाएगी और यहाँ के लोगों को फिर यहाँ अपने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और फिर जिसके कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो यहां आ जाएगा। अब एक्स की जगह कौन आ गया, जैसे मान लो वाई आ गया। अब अपन मान लेते हैं ये 2019 में जीत करके गया था, तो 2021 में मान लो इसकी डेथ हो गई। तो अब सवाल ये है कि सर क्या ये 5 साल तक रहेगा, 2026 तक रहेगा? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात, गलत बात। ये 2024 तक ही रहेगा, 3 साल ही रहेगा। ये उसके स्थान पर आया है, उसके स्थान पर आया है तो ये 3 साल ही रुकेगा। तो इस प्रकार से इनको उपचुनाव कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के कारण या इस्तीफे के कारण उसकी सीट खाली हो जाती है तो उसके एरिया में चुनाव कराए जाते हैं और फिर वहां से एक नया व्यक्ति चुन करके आ जाता है और वो उतने समय के लिए रहता है जितना समय लोकसभा के आम चुनावों को बाकी है या राज्यसभा के आम चुनावों को बाकी है। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव क्षेत्र की। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व प्रणाली से काम करते हैं। ठीक है, क्षेत्र विशेष में प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या है, हम प्रतिनिधित्व भेज रहे हैं, साहब मेरा लीडर ये है, हम 10 लाख लोगों ने मिलकर के इस एक्स को चुन लिया, ये एक्स हमारा प्रतिनिधित्व, ये लीडर हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। भाई जैसे आज मैं लर्निंग शेयर को प्रतिनिधित्व हूं, मैं लर्निंग शेयर में सोशल साइंस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं कि सोशल साइंस का टीचर कौन, लर्निंग शेयर का मनीष सर। ये प्रतिनिधित्व होगा किसका, लर्निंग शेयर का हूं मैं, तो ये प्रतिनिधित्व हो गया। तो ये प्रतिनिधित्व प्रणाली चलती है और क्षेत्र विशेष से चलती है। निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। जैसे मैंने भी आपको कहा 543 भागों में हमने देश को बांटा। तो ये जो हर क्षेत्र है, जैसे ये एक क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र हो गया, इनको हम क्या कहेंगे, निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे या इंग्लिश में हम इनको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहेंगे। संसद सदस्य, एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब इस एरिया वाले में सबने कैंडिडेट उतारा होंगे, जैसे मान लो 5 उम्मीदवार थे, बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, सपा का, बसपा का, ये 5 लोग हो गए। इन 5 में से किसी एक को चुनेगी। अब जिस भी प्रतिनिधि को चुनाव कर लिया है, हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को क्या कहा गया है, संसद सदस्य कहा गया है और आम भाषा में हम उनको सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए तो क्या लिखोगे, सांसद लिखोगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी लिखोगे। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य, हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। अब देखिए, हर वोट का जो है बराबर मूल्य है। क्या है, हर वोट का जो मूल्य है वो बराबर है, कोई भी वोट डाले उसकी वैल्यू एक ही रहेगी। दूसरी बात, हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की जो संख्या है वो एक समान रहेगी। मतलब जैसे मान लीजिए एरिया बांटा गया है, यहां पर 10 लाख वोटर्स रखे गए हैं, तो यहां पर भी 10 लाख वोटर होंगे, यहां पर भी 10 लाख, 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 इस प्रकार से।
इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। अब इसी प्रकार से जब राज्य सरकार बनाने की बात आती है तो वहां पे विधानसभा के क्षेत्रों के हिसाब से राज्यों को बांट दिया जाता है और वो वहां पे जो जीत करके जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। देखो अब सांसद क्या होता है, विधायक क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र क्या, ये अपने सबसे पहले स्टार्टिंग वाली स्लाइडों पर समझ लिया, जिससे कि आप लोगों को अब कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ये जैसे दीदी को दिखाया जो वोट डाल रही है, और हर 18 साल के व्यक्ति को वोट डालने जरूर जाना ही जाना चाहिए। देखिए बच्चों, लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं ना वो त्योहार है बेटा, त्योहार। त्योहार कैसे? अब त्योहारों पे क्या होता है, त्योहार पे देखो एक तो चारों तरफ ही तो बिल्कुल खुशी उल्लास रहता है, ढोल धमाके बजते हैं। चुनाव में बजते हैं या नहीं बजते? बजते हैं। जैसे त्योहारों में हर व्यक्ति की बिक्री होने लग जाती है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ, तो हर व्यक्ति के यहाँ पे ढोल वाले की बिक्री है, जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनकी बिक्री, वो बैनर लगा लगा कर घुमाते रहते हैं। उसके बाद माला वालों की खूब बिक्री हो जाती है, क्योंकि खूब माला है, और नेताजी है, नेताजी है, और नेताजी है, नेताजी है। उसके अलावा कचौरी समोसे सब वाले का तो एक त्योहार सा रहता है, ये बिल्कुल खुशी उल्लास चलती है। जैसे कोई नहीं आता कि कोई त्योहार आ रहा है उस पर यार ये त्योहार आ रहा है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो वो जब चुनाव का भी समय होता है यार इसको वोट देंगे, इसको देंगे, यार इसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, ढोल धमाके बज रहे हैं, फटाखे छूट रहे हैं जीत के बाद, ये जो कितना त्योहार है। तो ऐसे त्योहारों का एंजॉयमेंट होना ही चाहिए, वोट देने हर व्यक्ति को जाना ही चाहिए। अब बात करते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की। आपको निर्वाचन क्षेत्र समझ में आ गया कि भैया हमने देश को कुछ भागों में बांट दिया है, उनको निर्वाचन क्षेत्र का। आरक्षित का मतलब क्या होता है, वो रिजर्व्ड हो गया, वो सीट रिजर्व्ड हो गया। मतलब मैं ये कहता हूं मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठते हैं, 50 बच्चों में मैंने बोला ये जो स्टार्टिंग की 10 लाइन है ना, इनमें जिन बच्चों की हाइट छोटी है वही बच्चे बैठेंगे, और मैंने उन 10 बच्चों के नाम ले दिए, तो वो 10 जो सीट है ना वो आरक्षित हो गए, रिजर्व्ड हो गई कि भाई इन पे इन 10 के अलावा कोई नहीं बैठेगा। ऐसे हम रेलवे में रिजर्वेशन कराते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि 15 नंबर सीट मनीष सर की है, तो वो मनीष सर के नाम की, उसके मैं पहुंच जाऊंगा तो कोई वहां नहीं बैठेगा, मेरे जगह अगर मैं नहीं गया तो फिर तो टीटी किसी को भी दे दे। तो आरक्षित का मतलब है वो सीट किसी को फिक्स कर दी गई, इसी की है। तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में भी क्या है, आरक्षण दिया गया है, आरक्षित करी गई है। अब आप सभी को पता है कि भारत में जाति व्यवस्था रही, जो दलित समुदाय के, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, जिनको अछूत कहा जाता है, अछूतों वाला व्यवहार किया जाता है, उनके साथ बड़ा बेकार व्यवहार हुआ। तो अब जब देश आज़ाद हुआ, देश का संविधान बना, तो मजबूत बनाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए सरकार ने उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित करी कि साहब अब आरक्षण होगा, मतलब यहां से इसी कैटेगरी या इसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जीत करके जा सकेंगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए चुनाव क्षेत्र, अनुसूचित जातियों को 84 सीटें, मतलब आज 545 में से 84 कैंडिडेट कौन जीत करके जाएंगे, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के जीत करके जाएंगे, जिनको दलित भी कहा जाता है। और कुछ क्षेत्र अनुसूचित जाति, जनजाति, जिन्हें शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है, उनके लिए 47 सीटें, मतलब 84, 545 में 84 एससी कैंडिडेट होंगे और 47 एसटी के कैंडिडेट होंगे। इन इलाकों से सिर्फ और सिर्फ, जैसे मान लीजिए ये वाला स्थान है, इस वाले स्थान को कहा यहां पर एससी की सीट है। एससी की सीट होने का मतलब क्या है कि एससी कैटेगरी का, अनुसूचित जाति, दलित समुदाय से जो बिलोंग करता है वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। अब बीजेपी भी कैंडिडेट उतारेगी तो ऐसे व्यक्ति को उतारेगी जो एससी कैटेगरी का, कांग्रेस उतारेगी तो भी ऐसे को उतारेगी जो एससी कैटेगरी का, मतलब ये सीट एससी कम्युनिटी के लिए है। ये सीटें पूरी सीट का आबादी में इन समूह के हिस्से के अनुपात में, मतलब देखो अब वहां पर इन समूह की जितनी आबादी होती है ना भाई, पूरे देश में इनकी जितनी आबादी उस हिसाब से सीटें दी गई हैं भाई। इतनी 84 सीटों का अब आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, तो पूरे देश में मतलब इन समुदाय की इतनी आबादी है और इस आबादी के हिसाब से इनका प्रतिनिधित्व दिया गया है। किसी अन्य समूह के हिस्से में से कुछ भी नहीं लेते, तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे समूह का या दूसरे समुदाय के हिस्से का खा रहे, नहीं, वो अपनी आबादी जितनी है उस आबादी के हिसाब से ही उनको प्रतिनिधित्व सरकार ने दिया है, और ये प्रतिनिधित्व जरूरी भी थे। अब बात कर लेते हैं मतदाता सूची की। मतदाता सूची, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वोटर्स लिस्ट। मतदाता मतलब वोट देने वाला, सूची, उसकी लिस्ट भी तो तैयार होनी चाहिए कि भाई इस एरिया में कौन कौन लोग वोट देने वाले हैं, कौन कौन वोट देंगे, कौन कौन वोट नहीं देंगे। आज मुझे आप एक बात बताइए, आज जैसे स्कूल में कार्यक्रम होता है, वार्षिकोत्सव होता है, तो उसमें पहले पूरी तैयारी होती है ना, पहले ये कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम में 5 बच्चे प्रस्तुति देंगे, फिर ये कार्यक्रम होगा, इसमें 5 बच्चे डांस करेंगे, फिर इसके बाद इन 20 बच्चों को इनाम के लिए आवाज लगा लगा कर बुलाएंगे, पूरी एक लिस्ट तैयार होती है ना। तो वैसे ही ये भी बड़ा फंक्शन है चुनाव, तो इसमें कौन कौन वोट दे सकता है, तो मतदाता सूची तैयार होती है। मतदाता सूची या वोटर लिस्ट लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। अब देखिए, जो चुनाव से पहले ही, काफी समय पहले ही ये चीजें तैयार हो जाती है कि कितने लोग 18 साल से ऊपर हो गए हैं जो कि अब वोट देने के लिए तैयार है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी
डेथ हो चुकी है तो उनका नाम हटा देंगे और जो नए वोटर्स हैं उनका नाम जुड़ जाएगा। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति वो सब वोट डाल सकते हैं, चाहे उनका कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई लिंग हो, कोई भी रंग हो, कोई भी आर्थिक स्थिति हो, सब वोट डाल सकते हैं। बस कुछ लोग नहीं डाल सकते। कौन नहीं डाल सकता? जैसे अपराधी है, जिन पे केस चल रहा है, वहां पर उन पर रोक लगाई जा सकती है कि आप वोट नहीं डाल सकते। जिनका दिमागी असंतुलन हो उनको रोका जा सकता है। पर यह भी क्या है, बहुत बड़ी स्पेशल कंडीशन पे जब कोर्ट ने आदेश दे दिए हो और कोई ऐसा हो, उन्हीं को ही रोका जाता है, बाकी सबको वोट डालने की इजाजत है। ये जैसे आएगा, आपको मतदाता सूची की तस्वीर दिखाई है, यहाँ पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं, जो कि वोट डालने की तस्वीर दिखाई कि वो वोट डालने जा रही है। कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई, परंतु अनिवार्य नहीं है। तो अब फोटो पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड शुरू हुआ है, परंतु फोटो पहचान पत्र ले जाना पड़ता है कि आप वोट डालने जा रहे हैं तो वो ले जाइए। परंतु जरूरी नहीं कि आप फोटो पहचान पत्र ले जाए, आपके पास आधार कार्ड भी ले जाते हैं कुछ लोग, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जाते हैं। मतलब एक पहचान होनी चाहिए कि हाँ साहब, जो व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखा है ना, वह व्यक्ति मैं ही हूँ। पहचान ले, आईडी बन जाए कि हाँ साहब, वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ साहब, गलत व्यक्ति तो वोट नहीं डाल रहा ना, सही व्यक्ति तो वोट डाल रहा। दूसरी बात, उस पर टिक लगा देंगे कि हाँ साहब ये व्यक्ति वोट दे गया, जो वोट दे गया उसकी उंगली पे साई लगा देंगे, जिससे पता हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा साहब ये वोट दे गया। वो वापस वोट डालने नहीं आना चाहिए। वापस वोट डालने आ जाए तो इसको जेल में डाल देना। फिर बात करते हैं उम्मीदवारों का नामांकन। अब जो चुनाव लड़ेंगे उनका नामांकन, मतलब अब वो भी तो अपना नाम अंकित करे कि हाँ साहब मैं चुनाव लड़ रहा हूं। वोट डालने वालों के तो नाम लिख लिए, पर जो चुनाव लड़ेंगे, जो वोटर्स चुनेंगे किसको, उनके भी तो नाम जरूरी है। तो उम्मीदवारों के चुनाव, उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। भारत में 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट डाल सकता है, परंतु अगर किसी भी व्यक्ति को लोकसभा के चुनाव लड़ने हैं उसके लिए 25 साल की उम्र बड़ी आवश्यक है। 25 साल से छोटा व्यक्ति नहीं लड़ सकता। विधानसभा के चुनाव लड़ने हैं उसके लिए भी 25 साल जरूरी है। आपको राज्यसभा के चुनाव लड़ने हैं 30 साल होनी चाहिए। आपको जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है उसके चुनाव लड़ने, उसमें 30 साल होनी चाहिए। देश का प्रेसिडेंट के लिए और देश के वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने हैं तो आपके लिए 35 साल एज होनी चाहिए। इस प्रकार से चुनाव की एज है, न्यूनतम ये कम से कम एज ये रखी गई है। टिकट, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। अब देखो क्या होता है कि जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस ने, मान लो एक्स व्यक्ति को उतारा, वो अपना एक लेटर जारी करेगी, उस लेटर पर लिखेगी हाँ ये हमारी कांग्रेस की पार्टी इस वाले क्षेत्र से ये व्यक्ति है, इनका ये नाम है, इनका ये पता है, इन व्यक्ति को टिकट देती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे कांग्रेस की तरफ से ये लड़ेगा। हर पार्टी का एक चुनाव चिन्ह होता है, जैसे कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का कमल है। अब क्या हो गया, वो लेटर ले जाकर करके अधिकारी के पास दिखा देंगे, साहब देखो कांग्रेस का कैंडिडेट में हूं, कांग्रेस का उम्मीदवार में हूं। तो ये जो एक लेटर जारी कर रही है किसी व्यक्ति को पार्टी, वो क्या कहलाती है, टिकट कहलाती है। क्या कहलाती है, टिकट कहलाती है। तभी लोग कहते हैं कि साहब मैं बीजेपी की टिकट मिल गई मुझे, मतलब मैं बीजेपी की तरफ से चुनाव में लड़ रहा हूं। इस एरिया में बीजेपी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। इस एरिया में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। फिर क्या होता है, पार्टी का चुनाव चिन्ह उस व्यक्ति को मिल जाता है और पार्टी उसको समर्थन भी करती है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। अब उनको क्या, एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। नामांकन पत्र का मतलब क्या होता है, एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें अपना नाम, मैं इस क्षेत्र से लड़ रहा हूं, मुझे इस पार्टी ने टिकट दिया, तो वो लेटर साथ में अटैच करना पड़ता है और बाकी काफी जानकारियां उसमें अधिकारी को देनी पड़ती है, जिस भी अधिकारी के पास आपको वो पत्र जो है वो जमा कराना है। और कुछ रकम, मतलब कुछ पैसे है ना, जमा कराने पड़ते हैं। ये पैसे जमा क्यों कराने पड़ते हैं, ये पैसे जमा कराने पड़ते हैं कि आप जब चुनाव लड़ रहे हो और चुनाव के जब नतीजा है, और जैसे मान लो कि टोटल 200 लोगों ने वोट डाला है और इन 200 में से आपको 1/6 भी वोट ना मिले। 1/6 का मतलब है 33 के अराउंड, या 30 मान लीजिए। अगर आपको 30 वोट भी इन 200 में से नहीं मिलते तो आपके वो पैसे हम रख लेंगे, मतलब जो चुनाव करा रहे हैं वो। अब ये देखो, वो पैसे कोई बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, 1000, 2000, 5000 इतने ही लेते हैं, और उतनों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता उम्मीदवार को, क्योंकि वो उससे ज्यादा तो हजारों लाखों के संख्या में तो रुपए पैसे चुनाव में खर्च कर देता है, खिलाने में, प्रमोशन में, प्रचार कर रहा है, गाड़ियां निकाल रहा है, बैनर्स लग रहे हैं, ढोल धमाके हो रहे हैं, इनमें खूब लग जाता है। तो उसको 4-5 हजार रुपए की वो नहीं रहती। पर क्या होता है कि अगर 1/6 वोट भी नहीं मिलते ना, तो एक शब्द सुनने में आता है और कहा जाता है कि जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब क्या है, जो पैसे इस उम्मीदवार ने जमा कराए थे वो रख लिए, अब नहीं मिले,
और इस जमानत जब्त का मतलब ये है कि आपको 1/6 वोट भी नहीं मिले। मतलब आपकी इतनी बुरी स्थिति है कि जनता में से हर 6 वोटर में से एक ने भी आपको वोट नहीं दिया, हर 6 में से एक वोटर ने भी आपको वोट नहीं दिया। दे देते तो वो पैसे मिल जाते। पैसों की बात नहीं है, बात है इज्जत की, रेस्पेक्ट की। साहब देखो हमें इतने ही वोट मिले, अब ये क्या चुनाव लड़ेगा? अगली बार वो चुनाव लड़ेगा तो कोई बोलेगा अरे भाई क्या चुनाव लड़, अरे काय का चुनाव लड़ेगा, काय का नेता बनेगा? तो तुझे 1/6 वोट तो नहीं मिले, वो वाली स्थिति है बेटा। अब इस नामांकन पत्र में कुछ चीजें भरनी पड़ती है, जैसे कि उस पर चल रहे आपराधिक मामले, कि उस पर आपराधिक कितने गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इस प्रकार से चुनाव में लड़ता है तो उसको वो जिस एरिया में रहता है वहां के थाने से एक उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार होती है, साहब इस पे ये वाला केस चल रहा है या बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, वो सारी रिपोर्ट आती है, फिर वो उस फॉर्म के साथ अटैच करता है। उसके पास टोटल कितनी संपत्ति है, कहां कहां जमीन है, कितना सोना चांदी, कितना पैसा खुद के पास और खुद के पूरे परिवार के पास, और देनदारियां कितनी है, लोन वोन कितने के हैं, इसका सारी जानकारी देनी पड़ती है। और अपनी शैक्षिक योग्यता कि भैया आप पढ़े लिखे कितने हो, वो भी, ये सारी जानकारी उस फॉर्म में भरनी पड़ती है। मतलब वो फॉर्म एक प्रकार से पूरा डिटेल होता है उस उम्मीदवार का कि साहब उसने कहां से क्या करा है, क्या नहीं करा, और इसके पास क्या है और क्या नहीं है। इस प्रकार से उम्मीदवारों का नामांकन हो जाता है। चलिए, अब मतदाताओं की सूची तैयार हो गई, अब उम्मीदवारों का भी नामांकन, उम्मीदवारों ने भी अपना फॉर्म वॉर्म भर दिया, सब कुछ तैयार है। अब तैयारी है बिगुल बजाने की, अब है चुनाव अभियान, अब चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टी अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। अब उम्मीदवार जो है मतदाताओं से संपर्क करते हैं, अपने अपने एरिया में जाएंगे, वोटर्स को बोलेंगे आप प्लीज वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा। चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं, जैसे कि चौधरी देवीलाल जी ने दिया। राजनीतिक पार्टियां अपने जो समर्थक होते हैं, जो उनके खास खास लोग होते हैं उनके एरिया में, उनको सक्रिय कर देते हैं। ओ भाई चलो अब जग जाओ, अब जग जाओ, अब समय आ गया है, अब जोर से प्रमोशन करो और जोर से नारे लगाओ कि साहब अपना नेता जीतेगा। अखबार और टीवी चैनल पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहस भी होती है। अब क्या है, आप टीवी पर देखते हो, इस पार्टी का भी एक जने को बुला लिया, उसको भी एक जने को बुला लिया, बताइए जनता किसको चाहती है, पूछिए सवाल इनसे। इस प्रकार के, जैसे यहाँ पे देखिए ये भी इधर से चिल्ला रहे हैं, वो भी इधर से चिल्ला रहे हैं कि हाँ साहब हमारे देश के लिए हम ये कर देंगे, वो कहता है हम ये कर देंगे, इस प्रकार से। आइए विभिन्न चुनाव में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। अब जो कुछ बड़े बड़े फेमस जो नारे बोले गए हैं उन नारों की चर्चा अपन कर लेते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उसमें नारा दिया था गरीबी हटाओ, कि हमारी सरकार क्या करेगी, गरीबी हटाएगी, गरीबी मुक्त भारत बनाने का प्रयास सरकार करेगी। 1977 में जब चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया लोकतंत्र बचाओ। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने दिया, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी ने दिया, और इन्होंने क्या नारा दिया कि लोकतंत्र को बचाओ। ये लोकतंत्र को बचाने का नारा क्यों था? क्योंकि बच्चों 1975 में आपातकाल लगाया गया था। अब आपातकाल क्या है ये आप बड़ी क्लास में, तो कक्षा 11 में आ जाएंगे तब समझेंगे। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। वामपंथी का मतलब क्या है? जो समाजवाद विचारधारा के सपोर्टर होते हैं, मतलब जो मजदूरों के, श्रमिकों के, इनके सपोर्टर होते हैं, जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हर चीज का कंट्रोल सरकार के हाथ में हो। ये पिछड़े वर्गों की ज्यादा चिंता करते हुए काम करते हैं। और इस वामपंथी दल ने क्या नारे दिए पश्चिम बंगाल में? जमीन जोतने, मतलब किसानों के पक्ष में जो है नारे लगे। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता हैं एनटी रामाराव, उन्होंने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया कि तेलुगु का स्वाभिमान है, उसके लिए वोट दिया जाए। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। अब देखिए, जो चुनाव के नियम हैं, उन नियमों के अनुसार ये जो पार्टी है या कोई भी कैंडिडेट उम्मीदवार ये कुछ काम नहीं कर सकता है। वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। तो कोई भी उम्मीदवार किसी भी मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकता। प्रलोभन का मतलब लालच देना, ठीक है, आसान भाषा में आप लिख सकते हैं। लालच में पैसे के 500 रुपए ले ले, 1000 रुपए ले ले, अरे वोट मुझे ही देना, ऐसा नहीं कर सकता। घूस मतलब वही पैसे देना, और धमकी देना, डरा भी नहीं सकता है। उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, तो कोई उम्मीदवार किसी भी मतदाता से जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता कि नहीं साहब आप मुझे ही वोट देना, मैं आपकी जाति का हूं, मैं आपके धर्म का हूं, ऐसा नहीं कर सकते। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, कोई भी उम्मीदवार सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि कोई नेता है, ठीक है, वो मंत्री बना हुआ है। अब मंत्री को तो सरकार की तरफ से पूरी गाड़ी मिलती है, वो सरकार की है, और सरकार की है इसका मतलब जनता की है, वो जनता की। और जब जब आप चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हो, क्या होता है, एक आचार संहिता लगती है बेटा। आचार संहिता का मतलब होता है ऐसा समय है, अब से आपको कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी, उन गाइडलाइन को मानना ही मानना है। तो वो लगभग 1 महीने से आसपास लग जाती है चुनाव से पहले। वो लग गई, उस दिन के बाद ये हो गया कि कोई भी नेता, चाहे वो मंत्री है, वो अब सरकार की गाड़ी लेकर के नहीं घूम सकता। सरकार की गाड़ी के लिए कहीं प्रचार प्रसार पे नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि अब आप मंत्री नहीं हो। मंत्री क्यों थे? क्योंकि आप लोकसभा के सदस्य थे। अब लोकसभा भाई भंग हो गई तो भैया कौन से मंत्री आप मंत्री नहीं हो तो सरकार बनने के लिए तो चुनाव हो रहा है। अब नहीं, सरकार की गाड़ियां लगा दो और खुद की गाड़ियों में प्रमोशन प्रचार करो। कोई सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 10 लाख रुपए ज्यादा खर्च करना। तो कोई भी उम्मीदवार जो लोकसभा के चुनाव लड़ रहा है तो 25 लाख से ज्यादा खर्चा ना करे, और विधानसभा में जो लड़ रहा है वो 10 लाख से ज्यादा का खर्चा ना करे, एक एक उम्मीदवार। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। अगर इनमें चुने जाने के बावजूद भी अगर उनका पता चलता है कि भाई इन्होंने इनमें से कोई सी गतिविधि करी है तो उनका चुनाव रद्द हो सकता है। देखिए, सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर और सरकारी अधिकारियों के इस्तेमाल पर ही 1974-75 में आकर करके इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द होने की बात आ गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था कि इंदिरा गांधी जी ने सरकारी संसाधनों का और सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल करा है। तो ये अगर जब बाद में पता चलता है तो भी चुनाव रद्द हो सकते हैं। आदर्श आचार संहिता। देखिए, आदर्श आचार संहिता, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सीधी सी बात यह है कि कुछ कानून कायदे हैं जो चुनावों के समय पर मानने पड़ते हैं। देखिए, चुनाव जो करा रहा है वो भारतीय निर्वाचन आयोग करा रहा है, कोई सरकार नहीं करा रही, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं करा रहा। और जब वो चुनाव आयोग करा रहा तो वो चुनाव आयोग एक पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है, मतलब कुछ नियम कानून कायदे जारी करता है। सब ये सारी बातें माननी है, ये मानोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया एक्शन लिया जाएगा, तुम्हारे चुनाव रद्द कर दिए जाएंगे, जेलों में डाल दिया जाएगा, ये सारी गतिविधि। तो आचार संहिता एक प्रकार से कोड ऑफ कंडक्ट है जो उस समय जब चुनाव चल रहे हैं तब तक उम्मीदवारों को और सबको, सरकारों को, नेताओं को, पार्टियों को मानने ही पड़ते हैं। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग ना करें। तो चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए आप किसी धर्म स्थल का प्रयोग ना करें। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारों का चुनाव में उपयोग ना करें। तो कोई वाहन, कोई हवाई जहाज, विमान अधिकारी, किसी का भी उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय सारे सरकारी अधिकारी क्या बन जाते हैं? चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़ी नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकते। चुनाव की जिस दिन भी अधिघोषणा हो जाए, जिस दिन भी डिक्लेरेशन हो जाए कि साहब अब इस दिन चुनाव है, उस दिन से आचार संहिता लग जाती है। और उस दिन के बाद कोई भी नेता, कोई भी मंत्री किसी भी चीज का शिलान्यास नहीं कर सकता। शिलान्यास का मतलब क्या होता है कि साहब हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनाएंगे और इसके लिए आज पहला पत्थर रख रहे हैं, ये नहीं कर सकते। कहीं किसी का उद्घाटन करना, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बड़ी नीतिगत फैसला है वो नहीं हो सकता। और जो वादे हैं, वादे तो एक कहा जाता है कि हम जीत जाएंगे तब ये कर देंगे। ऐसा नहीं कि मैं अभी आता हूँ और ये काम करके चला जाता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो तस्वीर दिखाई गई है, जब बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो जब भारत आए थे तब की तस्वीर है, और ये पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और ये आज के मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री मोदी जी। अब बात कर लेते हैं मतदान और मतगणना। चलो, अब वोट डालने का टाइम आ गया है। मतदान मतलब वोट देना, और मतगणना मतलब जो वोट गिरे हैं उनकी गणना, काउंटिंग करना। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। अब चुनाव का जो आखिरी चरण है वो क्या है? मतदाताओं के द्वारा वोट डाल देना। मतलब ये सारा जो काम हुआ था वो हुआ ही किस लिए था? कि भाई तुम वोट डालना। अब वही चुनाव का दिन होता है, उसी दिन कहते हैं कि साहब आज चुनाव हो रहा है, मतलब जिस दिन जनता वोट डालने जाएगी। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। अब जिन जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में नाम है उन सबको क्या है, बता दिया जाता है कि साहब आपको इस वाली जगह वोट डालना है, आपको इस वाली जगह वोट डालना है। तो जहां जहां उनका मतदान केंद्र होता है वहां जाकर के वो वोट डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है, दीदी ने वोट डाल दिया है, और अब ये जो सर है वो इनके इंक लगा रहे हैं कि भैया दीदी आपने वोट दे दिया, वापस वोट देने मत आना आज के दिन में। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। अब सारे सबने वोट दे दिए, अब वोट इनसे ईवीएम से लगते हैं, इनको क्या कहा जाता है? ईवीएम कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है। ठीक है, इनमें वोट दे दिया, फिर उनको सबको अच्छे से बंद कर करके पूरा पे कर करके एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, जहां पर अधिकारियों को बताया जाता है कि तुम्हें यहां रख देनी है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती होती है। फिर एक तारीख फिक्स होती है कि साहब आज रिजल्ट आएगा चुनाव का, तो उस दिन सारे जो अधिकारी हैं, जिन भी अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, वो बैठते हैं, उन मशीनों को खोलते हैं और फिर काउंटिंग करना शुरू करते हैं। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। जैसे मान लीजिए इस वाले एरिया की मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, और इस वाले एरिया में मतलब जो पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए थे उन सारे पार्टियों के कैंडिडेटों के, और जो भी व्यक्ति खड़ा हो, जैसे 4 लोग खड़े हुए तो 4 लोग क्या कर देंगे, अपना एक एक व्यक्ति भेज देंगे, जिनको एजेंट कहते हैं कि साहब आप बैठना और ध्यान रखना काउंटिंग सही से हो भी रही है या नहीं हो रही है।
ठीक है, कहीं बेईमानी तो नहीं कर रहे, किसी पार्टी के पक्ष में विपक्ष में तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, तो बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से होता है काम। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं वही विजयी हो जाता है। जिसे तस्वीर दिखाई है कि वोटिंग मशीन जो है वो ले जाते हैं और उनके साथ पुलिस की जो है वो भी है। अब भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, अब हमारा मेन आखिरी टॉपिक जो है कि भारत में जो चुनाव है वो क्यों लोकतांत्रिक है, किस आधार पर कहें कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ी की सूचना होती है। अब आपने काफी बार ऐसी गड़बड़ियां सुनी होंगी, जैसे कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डलाने और असली नामों को गायब करने। मतलब अब मतदाता सूची में क्या फर्जी नाम डला दिए, गलत नाम डला दिए, जिससे क्या है कि वो कुछ एक पार्टी के एक व्यक्ति के सपोर्टर है, वो गलत नाम डलवा दिए, वो सारे वोट डाल देंगे और वो व्यक्ति जीत जाएगा और सही व्यक्तियों के नाम हटा दिए। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधा और अधिकारियों का दुरुपयोग, और ऐसा सुना होगा जिस दल की सरकार होगी उसने अधिकारियों का और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करा होगा, गलत प्रयोग करा होगा। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, और जो अमीर उम्मीदवार होते हैं, बड़ी पार्टी होती है, वो ज्यादा बड़े पैमाने पर धन खर्च करती है। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना, फर्जी मतदान करना। ठीक है, चुनावी धांधली का मतलब क्या है कि अलग अलग प्रकार से इसे लोगों को डरा करके वोट डलवा लेना है, एक व्यक्ति से 3-4 एक्स्ट्रा वोट डलवा लेना, इस प्रकार के करना और लोगों को डराना, ये काम है। परंतु देखिए अब ऐसे बहुत से कारण है जिसके कारण भारत के जो देश है वो लोकतांत्रिक और यहाँ के चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं। उसमें सबसे पहला कारण है स्वतंत्र चुनाव आयोग। स्वतंत्र चुनाव आयोग, या आप इसको कह सकते हैं स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या है, ना सरकार के दबाव में है, ना कार्यपालिका के, ना न्यायपालिका, किसी के भी दबाव में नहीं, बिल्कुल आजाद है, चुनाव करा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो इस निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अब जो एक बार निर्वाचन आयुक्त बन गया, जो एक बार ये अधिकारी बन गया, फिर वो चाहे राष्ट्रपति को भी जवाब दे या ना दे चलता है, सरकार को भी जवाब दे या ना दे चलता है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुना वो आयोग पसंद न हो तभी मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाना तो लगभग असंभव है। अब किसी सरकार को या पार्टी को पसंद ना हो कि नहीं यार ये वाला जो चुनाव आयुक्त है अपने अनुसार काम नहीं करता और नहीं करता, तो उसको हटाना थोड़ा सा असंभव है, आसानी से नहीं हटा सकते। और जितनी ताकत भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग को है उतनी शायद और किसी को नहीं है। मतलब जो निर्वाचन आयोग है उनको है, उतनी और किसी को नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय रखते हैं। जिस दिन डिक्लेरेशन होता है उस दिन से लेकर करके जब तक रिजल्ट नहीं अनाउंस हो जाता तब तक सारे जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग के हाथ में रहती है। मतलब जिस दिन आचार संहिता की डिक्लेरेशन हो जाती है, सब आज से आचार संहिता लग चुकी है, मतलब आज से लेकर के इस समय तक कोई भी व्यक्ति नेता मंत्री नहीं है, वो सब कुछ अब चुनाव आयोग के हिसाब से ही चलेगा। ये भारतीय निर्वाचन आयोग का लोगो। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। अब ये क्या है, आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और जो भी उस चुनाव संहिता को नहीं मानता है, उल्लंघन करता है, तो उन उम्मीदवारों को और पार्टियों को सजा देने का काम करता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। तो चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को कुछ दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है, जैसे कि चुनाव संहिता। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। यहां तक कि जब तक वो 1.5 से 2 महीने का टाइम रहता है, चुनाव आयोग का ये चुनाव आयुक्त जो बहुत बड़ा अधिकारी है, ये किसी भी कर्मचारी को यहां से वहां ट्रांसफर भी कर सकता, कुछ भी कर सकता। उस 1.5-2 महीने में वहां पे सरकार वरकार कोई नहीं है, सारी की सारी पावर चुनाव आयोग के हाथ में, सब कुछ उसी का हाथ में। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। तो जब तक चुनाव चल रहे हैं तो सारे जो अधिकारी हैं जो कि सरकार के अंडर में काम करा करते हैं, पर उस समय में उस दौर में किसके अंडर में होंगे, निर्वाचन आयोग के अंडर में होंगे। चुनाव में लोगों की भागीदारी, अब लोगों के कितना इंटरेस्ट है चुनाव में वो देखते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है कि भाई कितने लोगों ने मतदान करा, जितने लोगों ने वोट करा उसी से पता चलेगा कि साहब कितने लोग इनमें इंटरेस्टेड हैं भी और या नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में ये या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है। देखो अब यूरोप और उत्तरी अमेरिका में देखोगे ना तो लोकतांत्रिक देशों में क्या है, वहां परसेंटेज गिर गया। पहले जितने लोग वोट करते थे उतने भी नहीं करते, पर भारत में या तो स्टेबल है या बढ़ाई है। कभी कभार तो 70-80% लोग वोट करते हैं, मतलब हर 100 में से 80% तो वोट कर ही रहे हैं।
भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। अब भारत में क्या अमीर और बड़ा लोग सोचा था छोड़ो यार कौन वोट दे करके आएगा, पर गरीब बोलता नहीं वोट दूंगा, निरक्षर जो पढ़ा लिखा नहीं वो वोट देने जाता है, कमजोर लोग हैं वो वोट देने जाते हैं। परंतु अगर पश्चिम के लोकतंत्र में देखें तो वहां उलट स्थिति है। अमेरिका में गरीब लोग और अफ्रीकी मूल के लोग हैं वो वोट नहीं देने जाते, कौन जाता है, अमीर और श्वेत जो लोग हैं वो ज्यादा वोट देते हैं। यहां पे देखिए जो लोगों ने वोट देने की तस्वीर दिखाई है। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। क्यों महत्व दे रहे हैं ये लोग? पहला, उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। अब उनको पता है कि अगर हमने जिनको वोट दिया और वो जीत गया तो उस पर हम दबाव बना करके काम करवा सकते हैं। वो हमारे हिसाब से क्या है, नीतियां कानून बनाएंगे। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के लिए उनके तरीके का वोट महत्व है, और ये बात बिल्कुल भी सही भी है कि शासन को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए उनके वोट का बड़ा महत्व है। ये वोट बड़ी मुश्किलों से मिला है बेटा। ये पहले देखिए कितना संघर्ष लोगों ने किया है, काफी देशों में महिलाओं ने संघर्ष किया है, फिर जाकर उनको वोट मिला है। पर आप गौरवान्वित महसूस करिए कि भारत आजाद होते ही भारत के संविधान ने सबसे पहले जो काम है वो वोट देने का अधिकार का किया है। और पूरी संविधान सभा में ये वोट देने का अधिकार एक ऐसा मामला है जिसपे कोई डिबेट नहीं हुई, सबके सबने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ भाई बिल्कुल वोट का अधिकार सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती ही जा रही है। अब साल दर साल हम देखें तो चुनाव में लोगों की जो सक्रियता है, एक्टिवनेस है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की है। 2004 के चुनाव में देखें तो 1/3 जो मतदाता हैं, जितने वोटर्स हैं उनमें 1/3 जो वोटर्स हैं, मतलब हर 3 में से 1 वोटर ने किसी न किसी तरीके से भागीदारी करी है। आधे से ज्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नजदीक बताया, तो ज्यादातर लोग कहते हैं मैं इस पार्टी का खास हूं, मैं इस पार्टी का खास आदमी हूं। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। तो प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक ऐसा था जो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था। ओके, तो मतलब हमारे यहाँ पे ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है पॉलिटिक्स में एक्टिवमेंट। चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, ठीक है। अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। देखिए अब आप देखिए कि हमारे देश में बहुत अच्छी बात है कि जो पार्टी चुनाव हार गई, जो उम्मीदवार चुनाव हार गया, वो भी बिल्कुल आराम से शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, ये जनता का आदेश था, जनता ने जिनको स्वीकार करा, अब हम उनको बधाई देते हैं और कहते हैं कि अच्छे से देश को चलाए और हम अगली बार फिर से प्रयास करेंगे और जनता के दिलों में जीतने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं हिंसा कर लेंगे और झगड़ा कर दिया, यहाँ आगजनी कर दी, वो कर दी, ऐसा नहीं करते, स्वीकार कर लेते हैं। तो जो हार जाता है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। अब ये स्वतंत्र और जो निष्पक्ष चुनाव है इसकी चुनौतियां क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है। ये अच्छी बात है कि हम बिल्कुल पूरे लोकतांत्रिक ढंग से काम कर रहे हैं, हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, पर इसके कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। और चुनौतियां उन्हीं को कहा जाता है बेटा जिनको हम ओवरकम कर सकते हैं, मतलब जिनको हम जीत करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली चुनौती तो क्या है, ज्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत रही। अब देखो हम ये देखते हैं कि जो जिनके पास, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, पार्टी के पास गया, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पास, मेरे पास इतना पैसा है, मैं पार्टी को 20 लाख 50 लाख रुपए दूंगा, वहां की जो टिकट है वो मुझे दे दे। तो पैसे वालों को ज्यादा वैल्यू अब क्या है, पार्टियां दे रही है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार टिकट पाने में सफल होने लगे। अब क्या है, मैंने क्या कहा कि चुनाव जीतने के लिए पार्टियां कुछ भी कर सकती, साम दाम दंड भेद। अब जो अपराधी है उसको भी टिकट दे दिया, उसको भी जिता देते हैं, क्योंकि वो खूब पैसा, खूब सपोर्ट कर देता है, खूब लोगों को डराने धमकाने में पार्टी का सपोर्ट कर देता है। कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अब कुछ जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो अपने ही बच्चों को, अपने भाई को, उनको सबको टिकट दे देते हैं। मतलब जो सच में जो मेहनत करके ऊपर आ रहा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती, कोई ढंग का विकल्प नहीं होता। अब देखिए सारे की सारी जो पार्टियां वो सब एक ही बात है, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कुछ अलग हट करके नहीं है लोगों के पास, कुछ अच्छा विकल्प जो है होना चाहिए वो नहीं है। छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। अब जो बड़े दल होते हैं उनके पास तो खूब पैसा, वो तो खूब पैसा लगाते हैं, खूब लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं। जो छोटे दल होते हैं उनके पास इतना नहीं होता, वो सही से चुनाव नहीं लड़ पाते। तो ये परेशानियां, ये कुछ चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को दूर करने पे काम करना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिखाया, क्रिमिनल को चूज करा जा रहा है। चलिए अब लास्ट में कुछ जो 2-3 वर्ड्स हैं जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। चुनावी धांधली। चुनावी धांधली का मतलब क्या है, चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवार और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फ्रेम। तो चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए जो भी गड़बड़ करी गई है, जो भी हेराफेरी करी गई, वो मतलब अपने जो वोट देने वाले लोग हैं उनका नाम डाल देना और बाकियों को हटा देना, ठीक है। वोटर्स को धमका करके, डरा करके वोट डालने के लिए भेजना, पैसा देना, सब कुछ करना, ये सारे जो काम है चुनावी धांधली आ जाती है। निर्वाचन क्षेत्र एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, ये मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाई दिया।
और फिर है आचार संहिता। चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश, जो भी कायदे कानून उस समय के होते हैं जो मान्य है पार्टियों को और उम्मीदवारों को, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, आचार संहिता में काउंट करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट इनको कहा जाता है। और इसी के साथ आज हमारा ये जो वन शॉट है वो पूरा कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आपको आज का ये वन शॉट कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और मिलेंगे आगे ऐसे ही वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।